रात गए तक वो घर लौटा तो दरवाजे में ही रुक सा गया। अरमान अपने कमरे से बाहर निकल रहा था, फ़ोन को कान पर लगाए संजीदगी से दूसरी जानिब की बात सुनता हुआ। शायद हेड ऑफिस से उसे हाजिरी का बंदिया जारी किया गया था। इन्वेस्टिगेशंस टीम, क्या मेरा नाम भी इन डिटेक्टिव्स के साथ शामिल किया गया है? उसने ठहर कर पूछा। यासीन उसे इशारतन क्या हुआ पूछा था। उसने सर हिलाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। ओके, चलिए मैं आता हूँ। मेरे ब्रेक के दौरान अगर मुझे दोबारा कॉल किया जा रहा है तो शायद केस संजीदा है। जी मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगा। आप मीटिंग अरेंज कर दें। अगले ही लम्हे उसने फ़ोन रखा था, फिर चेहरा उठाकर यासिर को देखा। तुम्हारी एजेंसी में सब ठीक है? उसके संजीदा इस्तफसार पर वो ठटका था। हाँ क्यों, किसकी कॉल थी? दानिश हयात की थी। वो कह रहे थे कि ग्लैमर एजेंसी की किसी एक्ट्रेस के कत्ल का केस है। तुमने मुझे बताया था ना कि जूलिया को भी थ्रेट मिला है। उसके आसपास लम्हे भर को सब कुछ रुक सा गया था। हाँ, कैसा केस है, किसका कत्ल हुआ है? वो फ़ोन पर नहीं बता रहे, शायद मामला पेचीदा है। मैं मालूमात लेकर तुम्हें मतला कर दूंगा। दादा सो गए हैं, खाना गर्म करके खा लेना। वो अब दूसरा नंबर मिलाता बाहर की जानिब बढ़ गया था। उसने अगले ही पल फ़ोन निकालकर तेज़ी से नंबर डायल किए थे। एक खदशा, एक ख्याल, अगले पल फ़ोन उठा लिया गया था। सेलिना, कहाँ हो, ठीक हो ना? उसने छूटते ही पूछा। तो वो दूसरी जानिब हैरान हुई। एक ही दिन में असर हो गया तुम पर तो। वो मुस्कुराई थी, लेकिन वो संजीदा था। फजूल बातें मत करो, कहाँ हो तुम इस वक्त? वो लिफ्ट की बजाय ज़ेनों से चढ़कर अपने अपार्टमेंट तक जा रही थी। आज सारा दिन शूट में मसरूफ़ गुजरा था। वो थक चुकी थी, लेकिन लिफ्ट से जाने का सोच कर ही उसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा था। उससे वो खुरदरी रस्सी अपने गले पर सुलगती हुई महसूस होने लगती थी। मैं अपार्टमेंट जा रही हूँ, लिफ्ट से नहीं, तुम ज़ीनों से जा रही हो राइट? उसने परेशानी से इस्तफसार किया था। हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी हील्स के जीने चढ़ने की आवाज़ आ रही है। क्या कोई और वहाँ पर मौजूद है? वो वाक़ईतन परेशान हो गया था। सेलिना ठहर सी गई, फिर चेहरा नीचे झुकाकर देखा। सीढ़ियाँ बेहद सुनसान थी, किसी जी रूह की मौजूदगी का एहसास नहीं होता था। कोई नहीं है यहाँ, मैं अकेली हूँ। आसपास गर्दन घुमाकर देखो, क्या सीसीटीवी नज़र आ रहा है? उसने यासिर के कहने पर चेहरा उठाकर आसपास देखा था। वहाँ कोई कैमरा नस्ब नहीं था। नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम जितनी तेज़ी से हो सके सीढ़ियाँ चढ़ती जाओ। कम ऑन, और फ़ोन मत काटना। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि सेलिना को खौफ सा आने लगा। एक पल के लिए उसे सुनसान जीनों से वाक़ईतन खौफ आ रहा था। क्या हुआ है? तुम मुझे डरा रहे हो। वो अब तेज़ी से जीने चढ़ती जा रही थी। उसे लगा कोई उसके पीछे उसी तेज़ी से जीने चढ़ रहा है। यासिर, मुझे डर लग रहा है, कोई मेरे पीछे है। और उसकी लर्ज़ती आवाज़ सुनकर यासिर आलम को अपने सर पर दादा का सफ़ेद महल घूमता हुआ महसूस हो रहा था। तुम जीने चढ़ती जाओ, रुकना नहीं, मैं आ रहा हूँ। और वो उसी तेज़ी से ऊपर चढ़ती जा रही थी। वो बाहर की जानिब भागा था। सेलिना को अपना सारा वजूद कँपकँपाता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लगा वो किसी भी लम्हे पीछे से धर ली जाएगी। उसे अपने जिस्म के हर मसाम से पसीना बहता महसूस हो रहा था। यासिर, मैं आ रहा हूँ। और उसी पल किसी ने उसे बालों से खींचकर पीछे की जानिब घसीटा था। उसकी दिल खराश चीख पर दूसरी जानिब मौजूद यासिर ने ब्रेक पर यखलकती पैर रखा था। कार एक झटके से रुक गई थी। वो पागलों की तरह उसे पुकार रहा था, लेकिन उसका फ़ोन ज़ीनों पर ही कहीं गिर गया था। स्याह लिबास से ढका वजूद अब उससे बुरी तरह नीचे की जानिब घसीट रहा था। वो हिचकियों से रोती अपना आप आज़ाद करवा रही थी। अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। कॉल चल रही थी। यासिर ने तेज़ी से कार आगे बढ़ाई थी, इतनी तेज़ी से कि टायर लम्हे भर को चरचरा उठे। वो अब उसे ज़बरदस्ती घसीट रहा था। वो अपने बाल छुड़ाती मदद के लिए चिल्ला रही थी। यकलकती हमलावर ने उसके रुखसार पर तमांचा मारा तो वो बुलबुलाकर नीचे जा गिरी। और जो ही वो उस पर झुकने लगा तो किसी जानिब से पड़ी लात पर पीछे दीवार से जा लगा। सेलिना ने बेयकीनी से चेहरा उठाकर देखा था। हमलावर की आंखों में हैरत सी उभर आई थी। अगले पल वो उठ खड़ी हुई। आने वाले ने लम्हे भर को उसकी जानिब पलट कर देखा था। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थी, ठंडी, जमा देने वाली। अगले ही पल वो हमलावर की जानिब मुड़ा और उसे पूरी कुव्वत से मुक्का दे मारा। वो शदीद गुस्से में था। उसके खूबसूरत हाथों की मुठ्ठियाँ और बगैर रुके हमलावर को जख्मी कर रही थी। वो बगैर कुछ कहे उसे मार रहा था। फिर एक ज़ोरदार लात मारी तो वो ज़ीनत से कहीं नीचे जा गिरा। वो अगले ही पल पलट कर सेलिना की जानिब चला आया था। आप ठीक हैं? ठंडी आंखों में नरमी सी उभरी। सेलिना को जवाब देने में वक्त लगा था। जी,
आप जख्मी हैं, उसने उसकी पेशानी से निकलता खून देखकर कहा था। फिर उसी तेज़ी से जीने उतरा। अगले कई लम्हात में वो इस हमलावर को पुलिस के हवाले कर रहा था। इमारत के बाहर एहलकारों और मकीनों का जमे गफीर सा लग गया था। उसी पल दाखिली दरवाज़ा खोलकर यासिर तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ा था, लेकिन फिर वो अगले ही पल रुक सा गया। सलीना सामने इंतज़ार कहा के सोफे पर बड़ा जमान थी। मोहित उसके माथे पर पट्टी बांध रहा था, साथ साथ मुनरमी से उसे कुछ कह भी रहा था। यासिर को जाने की अपनी कन पट्टियाँ सुलगती महसूस हुई थी। अगले पल वो आगे बढ़ाया। सलीना ने उसे देखा तो उठ खड़ी हुई, फिर तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। तुम ठीक हो? कौन था वो? उसने तेज़ी से पूछा तो वो सुकून से मुस्कुराई। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, सच शुक्र कि मोहित वक्त पर पहुँच गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, उसने कहा और फिर अपने पीछे खड़े मोहित की जानिब घूमी। वो अब उन दोनों की जानिब बढ़ाया था। दराज कद, वजीह और बालों को पीछे जमाए हुए, स्याह लॉन्ग कोट पहने, वो किसी मुजस्मे जैसा लगता था। यासिर, ये मेरे साइकेट्रिस्ट हैं, मोहित हसन, और मोहित, ये मेरे खैर ख्वाह हैं, यासिर आलम। मोहित ने उसी संजीदगी से सर हिलाया था, फिर हाथ उसकी जानिब बढ़ाया तो यासिर ने बेतासुर चेहरा लिए उसका हाथ थाम लिया। आप इस वक्त जीनों पर क्या कर रहे थे मोहित साहब? उसकी खुश्क सी आवाज़ उभरी थी। सलीना की मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। क्या वो उस पर शक कर रहा था? खुदा के लिए यासिर, उसने जान बचाई है मेरी। वो आंखों में उसे खफा सी तनबीह कर रही थी। मैं सेलिना से मिलने जा रहा था, लिफ्ट का टाइमर ख़राब होने के बायस मुझे जीनों का इस्तेमाल करना पड़ा, मोहित ने उसे सुकून से कहा था। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। वहाँ अजीब सा तनाव दराया था और ये तो तय था कि वो एक दूसरे को पहली ही नज़र में अच्छे नहीं लगे थे। वो दोनों आमने सामने इस्तादा थे। माहौल में गहरा सा तनाव महसूस होता था। सेलिना ने उन दोनों पर बारी बारी मोहतात निगाह डाली थी, फिर वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर यासिर के ज़रा सामने हुई। अब वो मोहित से अपने अगले अपॉइंटमेंट की बात कर रही थी। वो भी उसी नरमी से उसे जवाब दे रहा था। कुछ लम्हात बाद वो अलविदाई कलमात कहता जाने के लिए बाहर की जानिब बढ़ गया था। यासिर दूर तक उसकी पुश्त देखता रहा। उसके जाते ही सेलिना उसकी जानिब बल खाकर मुड़ी थी। क्या था ये? इस बंदे ने ऐन खतरे के वक्त जान बचाई थी मेरी। वो उस पर खफा हुई थी। यासिर ने गहरा सांस लिया। सबसे पहला शक जान बचाने वालों पर ही किया जाता है, फिर तो मुझे भी तुम पर शक करना चाहिए, वो जलकर बोली थी। उसने कंधे उचकाए। असूलन तो तुम्हें शक करना चाहिए था, लेकिन जितनी समझदार तुम हो, इसके बाद तुम सिर्फ एक्टिंग ही कर सकती हो। शक करने के लिए थोड़ी अक्ल दरकार होती है। एक पल के लिए सेलिना को अपने सर में दर्द महसूस हुआ था। हमलावर ने उसके बाल बुरी तरह खींचे थे। माथे पर आई चोट के बायस भी उसका सर दुख रहा था। चलो, यासिर ने उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार होते देखकर कहा था। वो आगे बढ़ा तो सेलिना भी उसके पीछे हो ली। लिफ्ट का टाइमर वाकई ख़राब था। बहुत से माहिरीन उसे ठीक करने की तगोदम में महसूस होते थे। लिफ्ट की खराबी के बायस दूसरी लिफ्ट में खासा रश था, इसीलिए उन्हें जीनों से चढ़कर ही ऊपर तक जाना था। जीनों पर चढ़ते वक्त यासिर अब तनकीदी निगाह से हर जानिब चेहरा घुमाकर देख रहा था। सलीना ने उस पर एक निगाह डाली। उसके गले में टाई मौजूद नहीं थी। सफ़ेद शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे। स्याह कोट गायब था और वो ड्रेस शर्ट की आस्तीनें पीछे चढ़ाए हुए था। बाल जो हम वक्त सलीके से पीछे जमे होते थे फिल वक्त माथे पर गिर रहे थे और वो उसे खासा थका हुआ लग रहा था। उसे लम्हे भर को उस पर तरस आया था। क्या देख रहे हो? उसने चंद पल बाद उसके साथ जीने चढ़ते हुए पूछा था। उसकी वजह से वो आहिस्ती से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। ब्लाइंड स्पॉट्स, उसने कहा तो वो भी चेहरा उठाकर देखने लगी। क्या मतलब होता है ब्लाइंड स्पॉट्स का? उसने लाइलमी के बायस इस्तफसार किया था। यासिर अब ऊपर चढ़ते हुए साथ साथ रेलिंग से चेहरा झुकाए नीचे देख रहा था। जीनों पर सेंसर लाइट्स लगी थी। इंसानी मौजूदगी के बायस वो कुमकुमे खुद ब खुद जल उठते थे। जो ही इंसानी मौजूदगी का एहसास ख़त्म होता वो खुद ब खुद बंद भी हो जाया करते थे। निचले जीने बेहद खामोश और अंधेरे में डूबे महसूस हो रहे थे। ब्लाइंड स्पॉट्स वो जगह होती हैं जो कैमरे की आंख से दूर होती हैं, या इन जगहों पर कैमरा नस्ब नहीं होता। कैमरे की गैर मौजूदगी के बायस जुराइम का होना यकीनी सी बात है। हमलावर को इल्म होता है कि कौन सा ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है, इसीलिए वो हमला करने के लिए ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जहाँ पर उनके हमले के आसार बाकी न रहे। वो मुतअज्जिब हुई थी। वाह, लेकिन मैं भी तो हमले की यानी शाहिद हूँ, बल्कि मैं तो विक्टिम हूँ। क्या मेरी गवाही अहमियत की हामिल नहीं होगी हमलावर को पकड़ने के लिए? यासिर ने उसकी जानिब लम्हे भर को देखा था। वो अभी चेहरा घुमाकर अपने आसपास देख रही थी। हमले के आफ्टर शॉक्स, उसने सर झटका था। कोई एक ऐसी बात बताओ जो हमलावर को पकड़ने में मुआवन साबित हो सके। उसके पूछने पर वो लम्हे भर को ठहर गई थी। शायद वो सोच रही थी, याद करने की कोशिश कर रही थी। उसने स्याह मास्क और स्याह लिबास जेब तन कर रखा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। ये देखो, ये गवाही है तुम्हारी।
इससे हमलावर के मुतालिक क्या मालूम हो सकता है? और वो उससे मुतासिर हो गई थी। उसे समझाने के लिए ही यासिन ने सवाल किया था। हमलावर ज़हीन शख्स होता है, उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सकती है। वो अपने विक्टिम को अच्छे से जानते हैं। तुम एक कमज़ोर और आसान विक्टिम हो उनके लिए। अगर उन्हें मुझ पर हमला करना होगा तो वो कोई तगड़ा और ऐसा बंदा भेजेंगे जिसे लड़ना आता होगा, क्योंकि मैं आसान विक्टिम साबित नहीं हो सकता। उन्हें मुझ पर आने के लिए मेहनत करनी होगी। उसकी तफसीलात, उसका अंदाज़, वो खामखा मुतासिर होती जा रही थी। तो फिर जो तहकीकात में मुतासरा शख्स का बयान लिया जाता है, क्या वो भी अहमियत नहीं रखता? क्या वो सिर्फ़ एक तरह की फॉर्मेलिटी होती है? उसके सवाल ख़त्म नहीं हो रहे थे। यासिन ने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, वो भी अहमियत रखता है। बाज़ विक्टिम्स भी बहुत ज़हीन और बारीक बीन होते हैं। वो हमलावर के वजूद से आती मखसूस खुशबू को महसूस कर लेते हैं या हमलावर का कोई ऐसा ट्रेडमार्क देख लेते हैं जो उन्हें पकड़ने में मददगार साबित होता है। लेकिन ऐसे विक्टिम्स बहुत कम होते हैं। हमले के वक्त इंसान शदीद खौफ के ज़ेर असर होता है। ऐसे में अपने असाब बहाल रखकर हमलावर पर तवज्जो देना कठिन होता है। वो उसका जवाब सुनकर सर हिलाने लगी थी। उसने कभी इन मामलात को ऐसे नहीं देखा था। और अगर हम ब्लाइंड स्पॉट्स ख़त्म कर दें, अगर हम हर जगह कैमरे नस्ब कर दें, तो क्या जुराइम का कलाकुमा मुकम्मल तौर पर हो सकता है? और वो उसके सवाल पर गर्दन झुकाकर लम्हे भर को मुस्कुरा दिया था। उसे वाकई सिर्फ अदाकारी करनी आती थी। कितनी मासूमियत से पूछा था उसने जुराइम ख़त्म होने के लिए के मुतल्लिक। उसे मुस्कुराता देखकर वो हैरान हुई थी। क्या हुआ? क्या कुछ गलत पूछ लिया मैंने? तुम इतनी समझदार क्यों हो सेलिना? उसे हंसी आ रही थी। क्या हुआ है? सेलिना को समझ नहीं आया। जुराइम कभी ख़त्म नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट्स को ख़त्म करके हम जुराइम का रेशो कम कर सकते हैं, लेकिन इसे ख़त्म कभी नहीं कर सकते। कैमरे की आंख को धोखा देना, स्क्रीन और वॉइस फ्रीज कर देना, CCTV फुटेजेस डिलीट कर देना या फिर फुटेजेस को मैनिपुलेट कर देना, ये सब काम बआसानी हो जाते हैं। जुराइम पेशा अफराद मजाक नहीं होते, वो इंतहाई ज़िरक लोग होते हैं। उसकी जानिब से दिया गया जवाब सेलिना के 14 तबक रोशन कर गया था। उसे तो लगा था कि शायद कैमरे नस्ब करके सब कुछ गिरफ्त में आ सकता है। इसके लिए दुनिया और इंसान इतने ही सीधे थे। अपनी बेवकूफ़ी पर लम्हे भर को वो खुद भी हंसी थी। यासिन ने चेहरा फेर कर उसकी जानिब देखा। वो हंसती जा रही थी। मुझे लगा था बस कैमरे लगाकर हम सारे जुराइम की रोकथाम कर सकते हैं। वो हंस रही थी। हंसने से उसकी शहद रंग आंखें छोटी हो जाती थी। कुछ शक नहीं कि तुम इन्वेस्टर्स की फ़ौज के सामने मारी हसन को चांटा मारा था। ऐसी बातें कैसे सोच लेती हो तुम? उसका पुरतजस्सुस इस्तफसार सुनकर सेलिना को अपनी हरकत पर और हंसी आई थी। देख लो, ये सिर्फ मैं ही सोच सकती हूँ। क्या तुम ऐसी बातें सोच सकते हो? उसने रुक कर पूछा तो यासिन ने सर नफ़ी में हिलाया। वो ऐसी बातें वाकई नहीं सोच सकता था। ऐसी बातें सोचने का फ़न सिर्फ सेलिना मज़हर के पास था। अगले पल वो राहदारी में आ निकले थे। उन दोनों का रुख सेलिना के अपार्टमेंट की जानिब था। वो अब मोबाइल निगाहों के सामने किए अपनी और मारिया की वायरल हुई वीडियो देख रही थी। कमेंट सेक्शन में उसके खिलाफ लोगों ने बहुत गलत बातें लिखी हुई थी। वहाँ ऐसे जुमले दर्ज थे कि वो चलते चलते लम्हे भर को ठहर गई थी। यासिर भी रुक गया था। फिर उसके फ़ोन की स्क्रीन पर निगाह डाली तो गहरा सांस भरकर रह गया। अगले पल उसने उसके हाथ से फ़ोन उचका तो वो चौंकी। मत देखो, उसने साथ ही उसका मोबाइल भी ऑफ कर दिया था। मुझे देखने तो दो, वो सब बातें गलत हैं। मुझे उन्हें जवाब देना होगा। अपने खिलाफ कमेंट्स पढ़कर उसे नए सिरे से तकलीफ़ हुई थी। क्या कोई तुम पर भरोसा करेगा? और उसके सवाल पर वो एकदम ही खामोश हो गई थी। लेकिन मैंने कभी वाजिद को दोबारा हासिल करने के लिए ऐसा कदम नहीं उठाया। मुझे वो वापस नहीं चाहिए। शिद्दत जज्बात के बायस उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सच बोलते हुए भी दुनिया की नज़रों में झूठा साबित हो जाना एक अज़ियतनाक एहसास था। क्या तुम भी मेरा यकीन नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं वाजिद की अज़वाजी ज़िंदगी तबाह कर रही हूँ? यासिर के बेतासुर चेहरे को देखकर लम्हे भर के लिए उसे शक सा गुजरा था। वो चुपचाप खड़ा रहा। उसकी खामोशी सेलिना को बुरी तरह चुभी थी। अगले पल उसने उसके हाथ से फ़ोन झपटा। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो क्यों मुझे मेरे अपार्टमेंट तक छोड़ने आए हो तुम? वो उस पर चिल्लाई थी। हमले की तकलीफ़ और एहसास से सब कुछ ताज़ा होकर फिर से अजियत देने लगा था उसे। तुम लोगों को अपने सच पर ऐसे यकीन नहीं दिला सकती सेलिना। तुम्हें जज्बातियत के अलावा कुछ और सोचना होगा। ऐसा लायामल जिसके बाद लोग तुम्हारे बयान पर यकीन कर सकें। उन्हें यकीन दिलाने के लिए तुम्हारे पास मजबूत जवाब का होना ज़रूरी है। या तो लोगों की परवाह करना छोड़ दो। वो क्या सोचते हैं ये तुम्हारा मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तुम इस सब को नज़रअंदाज नहीं कर सकती तो ऐसा लायामल तरतीब दो जो उन्हें तुम्हारे सच पर यकीन करने पर मजबूर कर दे। मेरे यकीन करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उसकी कंपोज्ड सी आवाज़ उभरी थी। सेलिना के जज्बाती रद्द-ए-अमल को वो समझता था। उसकी बात सुनकर उसने थकन ज़दा सी सांस खारिज की थी। फिर वो उससे मज़ीद कोई बात कहे बगैर उन्हीं थके कदमों से अपने अपार्टमेंट की जानिब बढ़ाई। वो उसे खामोशी से जाता हुआ देख रहा था। जब वो दरवाजे के पार गायब हो गई तो वो भी जिनों की जानिब चला आया। साथ साथ वो फ़ोन भी कान पर लगा चुका था। अरमान, कहाँ पर हो तुम? उसने अपनी कार वसी और अरीज रकबे पर फैले बंगले के सामने रोकी और फिर उसी संजीदगी से बाहर निकल आया। उसका रुख अब अंदर की जानिब था। कहीं मुलाजमीन ने उसे ठहर कर सलाम किया था। वो किसी का भी जवाब दिए बगैर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उसके खूबसूरत हाथों की ऊंची जिल्द हल्की सी खराश ज़दा थी। वो परवाह किए बगैर आगे बढ़ता रहा और फिर लाउंज के पार खासे फासले पर मौजूद टीवी हॉल की जानिब चला आया। शीशे का दरवाज़ा धकेला तो दोनों नफूस चौंक कर उसकी बेवक्त आम पर दम व खुद हो गए। वाजिद उठ खड़ा हुआ था। वो वाजिद के बिल्कुल बराबर आता था। इनमें कोई ज़रा सा फ़र्क था, बिल्कुल ज़रा सा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाजिद की पेशानी पर बल उभरे थे। उससे नागवारी से पूछा। मारिया भी उसकी मौजूदगी पर उठ खड़ी हुई थी। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। उसकी ठंडी आंखें वाजिद से होती हुई मारिया पर फिसली थी। अगर सेलिना को नुकसान पहुंचाने के लिए आइंदा किसी भी लूज़र को हायर किया तो मुझसे बुरा इस रोई ज़मीन पर तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। उसकी आवाज़ भी उतनी ही ठंडी थी जितनी कि उसकी आंखें। मारिया का चेहरा लम्हों ही में सफ़ेद हुआ था। क्या मतलब? किसकी बात कर रहे हो? वाजिद बुरी तरह चौंका था। चेहरा ज़रा सा फेर कर बेयकीनी से मारिया की जानिब देखा। वो मेरी पेशेंट है। उसकी ज़हनी सेहत मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। तुम्हारी बीवी उसकी ज़हनी हालत तबाह करने पर तुली हुई है वाजिद हसन, और इससे पहले कि मेरा सब्र जवाब दे जाए अपनी बीवी को समझा लो। मैं आइंदा तुम में से किसी को भी तनबीह करने नहीं आऊँगा। और उसी के साथ वो पलट गया था। उसका ओवरकोट चलने के बायस मुखालिफ सिमत में उड़ रहा था। वो मोहित हसन, जो कभी अपने सौतेले भाई के जहरीले रिश्ते की जानिब देखता तक नहीं था, आज वो महज अपनी एक पेशेंट के लिए उसे तनबीह करने चला आया था। और कुछ असूल थे जिनकी वो कभी खिलाफ वर्जी नहीं किया करता था। अब पीछे से मारिया और वाजिद के बुलंद आवाज़ से बहस करने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो किसी भी चीज़ का असर लिए बगैर बाहर की जानिब बढ़ता जा रहा था। वो घर जाने का इरादा मुलतवी करके अरमान के पास पुलिस के हेड क्वार्टर चला आया था। उस थाने के साथ डिटेक्टिव्स का ऑफिस भी मौजूद था। केसेस की नौयत के हिसाब से ही वहाँ पर काम किया जाता था। अगर केस पेचीदगी लिए हुए होता तो इसे डिटेक्टिव्स की टीम को दिया जाता था, और अगर केस छोटी नौयत का होता तो पुलिस के अफसरान उसे देखा करते थे। कई सालों तक तो पुलिस हेड क्वार्टर ने डिटेक्टिव्स की मदाखलत को बर्दाश्त ही नहीं किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो उनके वजूद को कबूल करते जा रहे थे। वो सब काबिल लोग थे। उनकी काबिलियत ने अपना आप मनवा लिया था। मीटिंग रूम से बाहर निकलते अरमान पर उसकी निगाह पड़ी तो वो उसकी जानिब बढ़ाया। हमलावर कहाँ है? उसके पूछने पर अरमान ने आरजी जेल की जानिब इशारा किया था। लॉकअप के पीछे सलाखें मजबूती से पकड़े हमलावर खड़ा उन्हीं की जानिब देख रहा था। इससे तफ्तीश करने पर क्या मालूम हुआ? कुछ खास नहीं। वो खुद को स्टॉकर फैन कह बता रहा है। झूठ बोल रहा है ये, उसने सरस से कहा तो अरमान ने सरस बात में हिलाया। वो भी यासिर से मुतफिक था। क्या ये मिलिटेंट है? उसके सवाल पर वो चौंका था। मिलिटेंट? क्या मतलब? सेलिना के पीछे एक मिलिटेंट और स्टॉकर को लगा देखा गया था। उसके जवाब पर अरमान इस हमलावर की जानिब देखने लगा था। टेस्ट करें, कहते वो लॉकअप की जानिब बढ़ गया था। फिर चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। यासिर अब उसके कैबिन में रखे टेबल के साथ टिक कर खड़ा उसी की जानिब देख रहा था। वो जानता था कि अरमान क्या करने वाला था। अगले पल अरमान ने हमलावर पर अचानक से वार किया तो वो लम्हे भर को बिजली की तेज़ी से एक जानिब हो गया। रात के उस पहर ऑफिस इंसानों से खाली था। महज सलाखों के ऊपर मौजूद सफ़ेद चुभती रोशनी वाला कुमकुमा जल रहा था। उसने उसी तेज़ी से उस पर दूसरा वार किया तो वो अपना बचाव करता एक जानिब को हुआ। अच्छा, तो तुम थे वो जो अब तक सेलिना को परेशान कर रहे थे? उसने समझकर सर हिलाते हुए कहा था। लम्हे भर को हमलावर की आंखें फैल सी गई थी। मैं वो नहीं हूँ। उसकी ज़बान में हल्की सी लुकनत थी। शायद वो बोलने में दुश्वारी का सामना किया करता था। क्या तुम जानते हो कि मारने से पहले बचना सिखाया जाता है? इंसान कितना भी मोहतात क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी नॉर्मल आदतें उसका निशान हमेशा जब्त कर जाती हैं। तुम्हारा वार पर जवाबी वार करने की बजाय डिफेंस करना बता रहा है कि तुम मिलिटेंट हो रहे हो। अरमान को अपना जवाब मिल गया था। वो अगले ही पल बाहर चला आया था। दरवाज़ा लॉक किया, यासिर की जानिब बढ़ाया। अब वो दोनों डेस्क के साथ टिके हमलावर को देख रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि इस हमलावर का इंतखाब क्यों किया गया?
उसके पूछने पर यासिर आंखें सुकेड़े अब हमलावर के बेवक्त हंसते चेहरे को देख रहा था। वो सलाखों से टीका हंस रहा था। कुछ ही पल बाद वो यकलक जोर जोर से रोने लगा तो वो दोनों चौंक गए। कुछ पल बाद यासिर आगे बढ़ाया, फिर उस हमलावर को बगौर देखा। मिलिट्री से क्यों निकाला गया था तुम्हें? हमलावर उसके सवाल पर हंसता जा रहा था। यासिर को उसकी ज़हनी हालत पर शक सा हुआ था, कहीं कुछ गड़बड़ थी, और लम्हों ही में उसके सामने धमाका सा हुआ था। वो अगले ही पल पलटा। क्या इस साल खारिज किए गए मिलिटेंट्स की फहरिस्त निकाल सकते हो तुम? उसने अरमान से कहा तो उसने सरस बात में हिलाकर अपने लैपटॉप का रुख किया। पिछले ही दिनों उसने एक दूसरी जियोरिस्डिक्शन के केस को स्टडी किया था। उसमें इन मिलिटेंट्स की तफसीलात थी जिन्हें इसी साल फौज से निकाला गया था। अगले पल वो सीधा हुआ, चेहरा उठाकर सलाखों से लगकर खड़े हमलावर की जानिब देखा। यासिर, उसने उसे आवाज़ दी तो वो जल्दी से आगे बढ़ा। स्क्रीन पर एक जानिब छोटी सी स्क्रीन के साथ उसी हमलावर की तफसीलात दर्ज थी। खारिज किए जाने की वजह ज़हनी माजूरी और शॉर्ट टर्म डिमेंशिया। अरमान ने आस्ती से पढ़कर हैरत से साथ झुके यासिर को देखा था। वो गहरा सांस लेता सीधा खड़ा हो गया। उन्होंने एक ज़हनी मजदूर शख्स को क्यों हायर किया? अरमान बुरी तरह उलझ गया था ताकि इस पर कोई केस साबित ना हो सके और ज़हनी माजूरी के बायस वो कोर्ट से बाइज्जत तौर पर बरी किया जा सके। ज़हनी आर्जे के बायस इस हमलावर का कोई भी बयान काबिल भरोसा नहीं होगा। वो अगर उनका नाम लेगा भी तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। एक ज़हनी माजूर शख्स के किसी भी बयानिए पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ज़हीन मूव था। उसके तज्जिए पर अरमान चौंका था। यासिर ठीक कह रहा था। नाम क्या है इसका? उसने हमलावर को बगौर देखते हुए अरमान से पूछा। वो अब चेहरा झुकाए लैपटॉप से उसका नाम देख रहा था। रहीमदीन। वो दोनों अब बिल्कुल खामोशी से रहीमदीन को देख रहे थे। क्या वो वाकईतन ज़हनी मजदूर था या ये सब एक ड्रामा था? तुमने मुझे किस केस का बताया था? कौन सी एक्ट्रेस के केस कत्ल की बात कर रहे थे तुम? वो अब धीमी आवाज़ में पूछ रहा था। अरमान ने गहरा सांस लिया। समरीन रज़ा, उसका कत्ल हुआ है। 3 दिन कबल ही केस फाइल किया गया। मुझे और कहीं काबिल कदर अफसरान को इस केस की तहकीकात के लिए टीम में इकट्ठा किया गया। कल से हम सब ऑफिशियल तहकीकात शुरू करेंगे। तुम्हारी एजेंसी में कोई मसला चल रहा है यासिर? उसने कहा तो वो अपने जूते की नोक को देखने लगा। यही बात उसे हनीफा ने भी कही थी। क्या मैं केस की फ़ाइल देख सकता हूँ? उसने कुछ पल बाद चेहरा उठाया था। अरमान ने उसकी जानिब देखा। तुम जानते हो ना, तुम केस की फ़ाइल नहीं देख सकते जब तक तुम्हारे पास इजाज़तनामा ना हो उसकी तहकीकात करने का। उसके पूछने पर यासिर ने गहरा सांस लिया था, फिर सर इस बात में लाया। और मैं एक ऐसा अफसर हूँ जिसे हर गैर कानूनी अमल से नफरत है। क्या तुम फिर भी मुझसे इस फाइल को मांगने की हिम्मत रखते हो? उसने एक बहुत बेजार निगाह डाली थी अरमान के चेहरे पर। नहीं देना तो मत दो, मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं फ़ाइल निकलवाने के। वो हाथ बांधे उसी सुकून से डेस्क के साथ लगा खड़ा था। अरमान ने उस पर मलामती निगाह डाली थी। अगर मैं तुम्हें एक ऐसी आर्जी पोजीशन दे दूँ जो तुम्हें इस केस के हर मद्देनज़र से आगाह रखे तो कैसा रहेगा फिर? और वो जो जूतों से ज़मीन खुरच रहा था लम्हे भर को रुक सा गया। आहिस्ता से चेहरा उठाकर उसे देखा। आंखें सुकेड़ी। क्या मतलब? मतलब ये कि कल हमारी टीम तुम्हारी एजेंसी का दौरा करेगी। हमें तुम्हारी सिक्योरिटी सिस्टम के बड़े अफसरान से केस को लेकर बात करनी है। मीटिंग में यही तय हुआ है कि किसी काबिल बॉडीगार्ड को भी तहकीकात में शामिल किया जाएगा ताकि एजेंसी के मुतालिक केस को हल करने में आसानी हो। मुझे तुमसे बेहतर कोई नाम नहीं लगा था, इसलिए अपने सीनियर्स को तुम्हारे नाम से आगाह कर दिया मैंने। और अब मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुम मुझे मुक्का मारने वाले हो। अभी तक तय नहीं किया गया किसी का नाम। उसने कंधे झुकाकर बहुत मज़े से बात समेटी थी। यासिर का दिल किया वाक़तन एक अदद मुक्का उसे जुड़ ही दे। 1000 दफ़ा मना किया है कि मेरी इजाज़त के बगैर मुझे इधर उधर मत फंसाया करो। उसका मूड सख्त ख़राब हुआ था। अरमान ने तो जैसे सुना ही नहीं, डिठाई के साथ मुस्कुराता रहा। अब कल हम चीफ हनीफा से बॉडीगार्ड के मुतालिक बात करेंगे और यकीनन वो तुम्हारा ही नाम लेंगे क्योंकि तुम ऑलरेडी उनसे बात कर चुके हो। उसने उसका जुमला तेज़ी से उचक कर मुकम्मल किया था। अरमान हंस दिया। ओह यासिर, तुम इतने ज़हीन क्यों हो? उसने जब से भरपूर एक निगाह अरमान पर डाली थी। मैं ज़हीन होने के साथ साथ एक शदीद कमीना इंसान भी हूँ जो तुम्हारे ये दांत इसी लम्हे तोड़ सकता है। कल तक सामने मत आना मेरे। वो उसे घरक कर बाहर की जानिब बढ़ गया था। अरमान उसके अंदाज़ पर हंसता रहा। वो बाहर की जानिब बढ़ आया था, फिर कहीं लम्हात अपनी कार में खामोशी से बैठा रहा। अगले ही लम्हात में उसकी कार सेलिना के अपार्टमेंट के सामने खड़ी थी। रात खासी गहरी हो गई थी, इसीलिए सड़क पर किसी ज़ीरू का गुमान तक नहीं होता था।
वो अब अपनी कार से पुश्ती का है। सेलिना की ग्लास विंडो को चेहरा उठाए तक रहा था। कुछ था जो उसे घर जाने से रोक रहा था। बस कल तक की बात थी। साहिर के गार्ड करने पर वो उसकी हिफाजत से बेफिक्र हो सकता था। उसने गहरा सांस लिया और यख पड़ती रात में उसके लिए पहरा देता रहा। अगले दिन वो इंतहाई थकन के बावजूद भी शूट पर चली आई थी। इस पूरे हफ्ते उसके औकातकार खासे मसरूफ़ थे। नज़र अमजद ने यह फ़ोटोशूट बहुत कठिन मराहिल के बाद रखवाया था। वो अपने मसाइल में अपने काम को नज़रअंदाज करने जैसी जसारत नहीं कर सकती थी। ऐसी लग्जरीज़ की गुंजाइश सिर्फ उन एक्ट्रेसेस के पास निकलती थी जो खासी अमीर थी। उस जैसी अदाकारा के पास सर झुकाकर काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शूट के दौरान ही उसे चीफ हनीफा की कॉल मौसूल हुई थी। वो उसे किसी अहम मामले के तहत एजेंसी बुला रहे थे। उसने शूट से फारिग होकर उनसे मिलने का वादा कर लिया, लेकिन शूट से फारिग होते होते भी उसे मगरिब हो चुकी थी। थकन थी कि असाब से अब पट्टों में सरायत करती जा रही थी। वो मगरिब की अजानों के साथ ही एजेंसी में दाखिल हुई थी। ग्लैमर एजेंसी वाक़तन ग्लैमरस लग रही थी। रात की उतरती स्याहियों में उसके सफ़ेद रोशन कुमकुमे हर जानिब रोशन थे। इन रोशनियों में उसे पल भर को अपनी आंखें चुंधियाती हुई महसूस हो रही थी। वो आगे आई, युविल और नज़र अमजद को अपनी आमद की इत्तला दी और उनसे हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद निचले फ्लोर तक चली आई। शूट के बाद वो खासे आरामदेह से लिबास में मलबूस थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की घुटनों तक आती फ्रॉक ज़ेबतन कर रखी थी। सफ़ेद टाइट्स और हील्स के बजाय स्निकर्स पहने, खुले बालों को पीछे किए, उन पर प्यारा सा रुमाल बांधे, चेहरे पर 2 अदद बारीक लटे गिराए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आगे बढ़ते हुए उसने बहुत से गार्ड्स को सर के खम से मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया था। उसे एजेंसी का ये निचला फ्लोर बहुत पसंद था, क्योंकि इस जगह कभी उसकी बेइज्जती नहीं की गई थी, कभी उसे हकारत से नहीं देखा गया था। उसे हर गार्ड ने हमेशा इज्जत की निगाह से देखा था। खड़कते फ़ोन की घंटियों और हुमा हमी के साथ आते जाते गार्ड्स के बावजूद भी उसे वो जगह पुरसुकून महसूस हुई थी। चीफ हनीफा के ऑफिस से कबल यासिर का कैबिन मौजूद था। उसने लम्हे भर को अंदर झांक कर देखा, साथ खुद को यासिर की डांट के लिए तैयार भी कर लिया। वो यूं एक मसरूफ़ टीम के ऑफिस में झांक रही थी। कोई लताड़ था या नहीं, लेकिन यासिर की जानिब से पड़ने वाली झाड़ यकीनी थी। लेकिन अंदर का मंजर उसे हैरान कर गया था। टीम का कोई भी रुकन अंदर मौजूद नहीं था। दरमियानी टेबल पर बहुत सी फाइल्स और लैपटॉप्स खुले रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आफताब के आने पर अपने ऑफिस से उठ कर गए थे। इसी मसरूफ़ टेबल के पार कोई था जो नमाज़ पढ़ रहा था। वो ठहर गई थी, फिर आहिस्तगी से अंदर चली आई। उसे आकोट कुर्सी पर डाले। महज ड्रेस शर्ट में मलबूस नमाज अदा कर रहा था। उतरती मगरिब में अगर कोई मंजर खूबसूरत हो सकता था तो सेलिना के लिए वो यही मंजर था। उसके पुरसुकून रुकू और सजदे की हरकत व सकनात उसे रुक कर देखने पर मजबूर कर गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी को नमाज पढ़ते देखना भी इतना दिलचस्प हो सकता है। उसी पहर ज़ाहिर यासिर को आवाज़ देता अंदर दाखिल हुआ तो सेलिना को उसे यख लगती लबों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। उसके हाथ में एक खुली फाइल मौजूद थी। शायद वो उसे कुछ दिखाने लाया था। यासिर पर निगाह पड़ते वो माजरत ख्वाना सा मुस्कुराकर बाहर की जानिब बढ़ गया। वो सलाम फेरने के करीब ही था कि सेलिना को चीफ हनीफा की जानिब से कॉल कर लिया गया। वो उसे यूं ही छोड़कर उनके ऑफिस की जानिब बढ़ गई थी। सलाम फेर कर लम्हे भर के लिए यासिर ने पलट कर देखा था। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। आपको एजेंसी की जानिब से एक बॉडीगार्ड असाइन किया जा रहा है सेलिना। आप वर्क प्लेस या फिर किसी भी जगह उस गार्ड के बगैर नहीं जाएंगी। अगर आप उसके बगैर जाएंगी तो आपको मुझे अपनी मजबूरी से पहले ही आगाही देनी होगी। क्या आपको इस इक़दाम पर कोई एतराज़ है? वो चंद पल उनका शफीक सा चेहरा देखती रही थी, फिर सीधी हो बैठी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे पास मातरज़ होने का कोई जवाब मौजूद नहीं, लेकिन बस ये बता दें कि मुझे कौन सा गार्ड दे रहे हैं आप? वो चंद पल उसके इस्तफसार पर उसे देखते रहते। वो हमेशा ऐसे सवाल किया करती थी जो सबसे कम अहमियत के हामिल हुआ करते थे, वो भी ऐसी मासूमियत से कि उस पर गुस्सा नहीं आया करता था। अगले ही पल वो उसे अपने साथ लिए ऑफिस से बाहर चले आए थे। कुशादा सी राहदारी में बहुत से गार्ड स्टोरियों की सूरत बटे हुए थे। उसी हुमा हुमी के दौरान उसे यासिर भी नज़र आ गया। वो किसी सीनियर गार्ड के साथ खड़ा, नक्शा हाथ में लिए गहरी संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा था। उसने एक ताहिराना निगाह तमाम गार्ड्स पर डाली। वो सब जैसे कहीं जाने की तैयारी में लग रहे थे। अगले पल उसने सवालिया सा पलट कर हनीफा की जानिब देखा था। ये सब क्या कर रहे हैं चीफ अंकल? वो भी गार्ड्स की फुर्तीली हरकतों सकनात देखते बताने लगे। ये सब एक एक्ट्रेस की बाहर मुल्क से पाकिस्तानी दाखिले की सिक्योरिटी रेगुलेशंस की तैयारी कर रहे हैं। जब भी कोई एक्ट्रेस बाहर मुल्क से पाकिस्तान आती है तो एयरपोर्ट पर उसके आने की इत्तला फैलने के बायस खासा रश हो जाता है। फैंस और रिपोर्टर्स के जमे गफीर को
काबू रखना पड़ता है। ऊपर से वह जगह एहसास होती है। ऐसी जगहों पर हमले होना बहुत आम बात है। इसीलिए हमारे वहाँ पर मौजूद गार्ड्स हम वक्त एजेंसी की सिक्योरिटी सिस्टम से राब्ते में रहते हैं। यहाँ पर मौजूद एक काबिल अफसर उनके पूरे ग्रुप को रेगुलेट कर रहा होता है। वो खामोश हुए तो उसके लब ओह में सुकड़े। यासिर अब तक हाथ में नक्शा लिए साथ खड़े सीनियर गार्ड से गुफ्तगू कर रहा था। यासिर, वो वहाँ इस गार्ड से क्या डिस्कस कर रहा है? उसने मुतजस्सिस होकर पूछा तो हनीफा ने गहरा सांस लिया। आज हमारे एक काबिल रेगुलेटरी अफसर का सड़क हादसा हो गया जिसके बायस इमरजेंसी के तहत अब किसी और को एयरपोर्ट सिक्योरिटी रेगुलेट करनी होगी। इसी रेगुलेशन के लिए यासिर इस सीनियर गार्ड से बात कर रहा है। मतलब वो सिक्योरिटी को जांच कर आखिर तक इन गार्ड से राब्ते में रहेगा? उसने समझ कर पूछा तो हनीफा ने नरमी से मुस्कुराकर सर इस बात में लाया था। फिर यकलक थी। यासिर साहिर के सामने से गुजरने पर सेलिना को उस जानिब मुतवज्जह किया। ये गार्ड जो अभी आपके सामने से गुजर कर गया है, ये आपका पर्सनल बॉडी गार्ड होगा। साहिर नाम है इसका। हमारी एजेंसी का इंतहाई काबिल और मंझा हुआ गार्ड है। सेलिना ने बगौर उस फुर्तीले से साहिर को देखा था और वो कसरती जिस्म का ऊंचा सा बंदा था। उसकी और यासिर की उठान बिल्कुल एक जैसी थी। ये उसने मायूसी से कहा तो हनीफा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। क्यों, क्या हुआ? अंकल, क्या आप मुझे वो वाला गार्ड नहीं दे सकते जिसकी आंखें सुरमई रंग की हैं? उसने चीफ को दुकानदारी समझ लिया था। नहीं भाई, ये नहीं, वो वाला जूता दिखाइए जो पिंक रंग का है। लेकिन मसला ये था कि चीफ दुकानदार नहीं थे और यासिर किसी शीशे के पार सजा जूता नहीं था जो उसकी ख्वाहिश पर उसे दे दिया जाता। नहीं, वो आपको नहीं मिल सकता, हनीफा ने कहा तो उसने खफकी से उनकी जानिब देखा। वो उसकी खफा निगाहों पर मुस्कुरा दिए थे। वो इतनी प्यारी थी कि उसे देखते रहने को दिल चाहता था। वो क्यों नहीं? वो मुनमुनाई थी। चीफ अब तमाम गार्ड्स को सिक्योरिटी रूम की जानिब बढ़ते देख रहे थे। सबसे आखिर में यासिर अंदर की जानिब बढ़ा था। उसने एक पल के लिए चीफ को देखा तो वो चौंके। क्या मैं देख सकती हूँ कि गार्ड्स रेगुलेशन कैसे करते हैं? उसके सवाल पर वो हैरान हुए थे। फिर सरनफी में लाया। नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो बच्चों की तरह जिद करने लगी तो हनीफा को बहुत कुछ बिगड़ता नज़र आने लगा। क्या वो इस चेहरे के साथ उसे मना कर सकते थे? शायद नहीं। ओके, लेकिन आप वहाँ कोई बात नहीं करेंगी। बिल्कुल चुप रहना होगा आपको, ठीक है? उनके राज़ी होने पर वो पुरजोश सी सरस बात में हिलाने लगी थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किस बात पर इतना खुश हो रही थी, लेकिन वो बस यासिर को देखने के ख्याल से ही खुश हो गई थी। कैबिन्स बहुत हद तक खाली महसूस हो रहे थे। गार्ड सिक्योरिटी रूम के अंदर थे। वो दोनों भी बिल्ली की चाल चलते बेहद आहिस्तगी से अपनी मंजिल मकसूद की जानिब बढ़ रहे थे कि यकायक सलमान के सामने आ जाने पर डर कर सीधे हुए। वो अपने ऑफिस से निकल रहे थे। उन दोनों को देखकर रुक से गए। लम्हे भर को आंखें छोटी करके उन्हें सर से पैर तक देखा। वो दोनों अब उनकी जानिब देखते ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे थे। चीफ सलमान को लम्हे भर के लिए हंसी आई थी। ये क्या हो रहा है? आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हनीफा ने खुश्क लबों पर ज़बान फेर कर उन्हें देखा था। फिर उन्हें कूहनी से थाम कर एक जानिब को हुए। सेलिना ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझसे किसी बात की ख्वाहिश की है चीफ। मैं उसे मना नहीं कर सका। वो बस गार्ड की सिक्योरिटी रेगुलेशन को खामोशी से देखना चाहती है। मैं उसके साथ ही अंदर रहूँगा, कोई मसला नहीं होगा। सलमान ने एक निगाह उसके लजाजत भरे चेहरे पर डाली थी। फिर एक नज़र पलटकर सेलिना की जानिब देखा। लम्हे भर को गहरा सांस लिया और अपना बाजू उनसे आज़ाद किया। ओके, सर असबाब में लाकर उन्हें इजाज़त दी तो हनीफा बेसाख्ता ही मुस्कुरा उठे। फिर सर के खम से उनका इशारा शुक्रिया अदा करके सेलिना की जानिब बढ़ाए। वो दोनों अब फिर से बिल्ली की चाल चलते आगे बढ़ रहे थे। सुलेमान उन दोनों को मुस्कुरा कर देखते रहे। उन्हें ऐसे देखकर बस एक ही लफ्ज़ आया था उनके जहन में, क्यूट। उसी मुस्कुराहट के साथ सर झटकते वो आगे बढ़ आए थे। सेलिना और हनीफा सिक्योरिटी रूम का दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल हुए। उसका सांस लम्हे भर को रुक सा गया था। वो महज एक रूम नहीं था बल्कि वहाँ एक अलग ही तरह की दुनिया सांस ले रही थी। रूम खासा वसी और अरीज था। कहीं कैबिन्स गुलाई की सूरत बने थे और उस कैबिन में मौजूद हर टेबल पर गार्ड बराजमान था। उनके सामने कीमती और जदीद तर्ज के कंप्यूटर्स रखे थे। इंटरनेट की तेज़ बाकी राउटर से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार थी। सामने बड़ी सी स्क्रीन नस्ब थी। इस स्क्रीन के साथ ही कहीं छोटी स्क्रीन्स भी मौजूद थी। रूम की बत्तियां गुल थी। महज कंप्यूटर्स और सामने मौजूद स्क्रीन की रोशनी ने रूम में मबहम सा अंधेरा बिखेर रखा था। वहाँ कीबोर्ड पर तेज़ी से उंगलियां चलने की आवाज़ें थी। स्क्रीन पर एयरपोर्ट पर लगे हर कैमरे की फुटेज लाइव कवर की जा रही थी। उसने उसी मबहम सी रोशनी में यासिर को तलाश करना चाहा, लेकिन वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। शायद फोकस रखने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम की ज़ायद ज़रूरी बत्तियां गुल थी।
हनीफा ने उसे इशारा किया तो वो चौंक कर आगे बढ़ाई। वो एहसास किए बगैर दरवाजे में ही ठहर गई थी। हनीफा ने उसके लिए एक खाली कुर्सी लाकर रखी तो वो खामोशी से बैठ गई। वो खुद भी उसके साथ ही कुर्सी खींचे बैठ गए थे। यकायक स्क्रीन पर शोर सा उभरा। शायद वो एक्ट्रेस पाकिस्तान पहुंच गई थी। उसी पहर एक दरमियानी लाइट रोशन हुई। इस दरमियानी रोशनी तले यासिर खड़ा था। सफ़ेद शर्ट की आस्तीन ने पीछे की जानिब मोड़े, कान में ब्लूटूथ लगाए, बालों को हाथ से पीछे करता हुआ। इस स्पॉटलाइट में वो लम्हे भर को बहुत वजीह सा लगा था। उसके अलावा शायद इतने नमाक से उसे कोई भी नहीं देख रहा था। शायद उन सब के लिए ये बस सब एक नॉर्मल बात थी, लेकिन यासिर आलम को स्पॉटलाइट तले देखना उसके लिए नॉर्मल हरगिज़ भी नहीं था। सिक्योरिटी इन ऑपरेशन, उसकी ठहरी हुई आवाज़ रूम में लगे स्पीकर्स पर गूंजी थी। उसे लगा वो बेचैन हो रही है। किसी की सिक्योरिटी रेगुलेट करना मजाक हरगिज़ नहीं था। ये एक मजबूत असाब का काम था। अगर वो यासिर की जगह होती तो इतने अतमाद से कभी इतने सारे लोगों को रेगुलेट नहीं कर पाती। कैमरा नंबर 10 अपने दाएं जानिब से मैडम को सिक्योर किया जाए। फ्रंट पर मौजूद कैमरा अगली राहदारी का मंजर वाजे करे। वो बगैर रुके एतमाद से हदायत देता जा रहा था। उसकी हर हदायत पर कीबोर्ड पर थरकती उंगलियां तेज तर होती जाती। सैफ अली, क्या आपका माइक्रोफोन ठीक से काम नहीं कर रहा है? मुझे आपकी आवाज़ खुरखुर सी महसूस हो रही है। जुनेद, देखो कहीं इंटरनेट का मसला तो नहीं? उसने लम्हे भर को पलटकर अंधेरे में बड़ा जमान किसी जुनेद की जानिब इशारा करके कहा था। F7 अपने तमाम कैमरों की फुटेजेस को मंजर आम पर लाया जाए। राहदारियों के हर हिस्से को सिक्योर किया जाए। आप आगे बढ़ सकते हैं। दरमियान में कहीं ठहरने की ज़रूरत नहीं। जल्द से जल्द मैडम को एयरपोर्ट की हदूद से बाहिफाजत निकालना हमारी जिम्मेदारी है। किसी रिपोर्टर्स या फ़ैन की आवाज़ पर मैडम को रुकने नहीं दिया जाए। कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। उसकी आवाज़ में हल्की सी तनबीह उभरी थी। वलीद इकरम, आपके बाएं जानिब से कोई भागता हुआ मैडम की तरफ बढ़ रहा है। नामालूम अफराद को सब्जेक्ट तक बढ़ने से रोका जाए। हर लम्हे रूम में मौजूद संजीदगी और खामोशी गहरी होती जा रही थी। उसे हर कैमरे की हर हरकत पर निगाह रखनी थी। सेलिना भी खुश्क होते हलक के साथ स्क्रीन पर निगाहें जमाए बैठी थी। हर लम्हे स्क्रीन, हर कैमरों की फुटेजेस तब्दील होती जा रही थी। वो एक नक्शे के तहत चल रहे थे और वो ठहर गई। अच्छा, तो यासिर के हाथ में वो नक्शा इसीलिए था। वो अपना होमवर्क मुकम्मल करके ही सामने खड़ा हुआ था। दाखिली रास्ता बहुत रिस्की हो सकता है। हेड इन चार्ज शाहिद रुस्तम, सब्जेक्ट को लेकर 7वें दरवाजे की जानिब बढ़ा जाए। मामलात अंडर कंट्रोल हैं। वहाँ राहदारियाँ साफ और लोगों की बहुतायत से खाली हैं। उसने लम्हे भर को ठहर कर हाथ में बंदी घड़ी की जानिब देखा था। 10 मिनट, महज 10 मिनट के अंदर अंदर उसे उन्हें एयरपोर्ट की हदूद से बाहर निकलने की हदायत देनी थी। कुछ सिक्योरिटी रिस्क की वजह से आज पहरा बहुत सख्त था। 10 मिनट में आप 7वां दरवाज़ा पार कर सब्जेक्ट को लिए बाहर निकल आएंगे। ध्यान रहे रिपोर्टर्स की निगाह उन पर ना पड़े। पीछा करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। F11 को राहदारी के आखिरी सिरे पर एक कतार की सूरत खड़ा किया जाए। मज़ीद लोग इस जानिब नहीं आने चाहिए। रॉजर बॉस। दूसरी जानिब से गार्ड्स की आवाज़ें एक साथ उभरी थी। उन्हें अपना काम करना आता था और जब तक वो एक्ट्रेस दरवाजे से पार होकर कार तक सलामती से नहीं पहुंच गई, उन सब गार्ड्स की सांसें अटकी रही। कहीं गाड़ियाँ एक साथ आगे बढ़ी तो यासिर ने हाथ बांधकर स्क्रीन की जानिब देखा। सिक्योरिटी ऑपरेशन क्लोज्ड, सब्जेक्ट सिक्योर्ड। और इसी के साथ उसने कान से ब्लूटूथ निकालकर पीछे टेबल पर रख दिया था। सबकी पुरसुकून से सांस खारिज होने की आवाज़ एक साथ ही महसूस हुई थी। उसी लम्हे हॉलनुमा सिक्योरिटी रूम की बत्तियां रोशन कर दी गई थी। गार्ड्स एक दूसरे को ऑपरेशन की बहाली पर मुबारकबाद दे रहे थे। वो भी सीनियर गार्ड के साथ हाथ मिलाता सर को खम दे रहा था। वो और हनीफा उसके लिए हल्की आवाज़ में तालियां बजा रहे थे। यकायक उसकी निगाह दूर बैठी सेलिना पर पड़ी तो वो हैरान हुआ। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो यहाँ मौजूद थी। वो उसके देखने पर उसे मुस्कुराकर सराह रही थी। वो नहीं मुस्कुराया, बस संजीदगी से निगाह दूसरी जानिब फेर ली। सेलिना को उसके अंदाज ने गुस्सा नहीं दिलाया था। शायद वो हर वक्त बेवजह मुस्कुराने वाला आदमी नहीं था। उससे उसके अंदाज की आदत होती जा रही थी। अंकल, अगर ये ऑपरेशन कामयाब नहीं होता तो फिर इस ऑपरेशन की नाकामी की तमाम जिम्मेदारी यासिर को अपने सर लेनी पड़ती। डिसिप्लिन के तहत उसे चंद दिन के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता था। उसका 7 साल बेदाग रिकॉर्ड ख़राब होने का खदशा भी था। उसकी आंखें फैल गई थी। वो उसके हैरान होने पर मुस्कुराए थे। इसीलिए ये काम सीनियर गार्ड्स को भी नहीं दिया गया। हर कोई ऐसे मामलात को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकता और फिर नाकामी की सूरत जिम्मेदारी भी अपने सर लेना आसान नहीं होता। इसे किसी वजह के तहत ये काम सौंपा गया था। क्योंकि वो यहाँ लम्हे भर को ठहरे थे, फिर चेहरा उठाकर यासिर को देखा। ही हैज़ नर्व्स ऑफ स्टील। आहिस्ता से जुमला मुकम्मल किया तो वो बेतरह मुतासिर होकर उसकी जानिब देखने लगी। वो अब गार्ड्स के साथ ही बाहर की जानिब बढ़ रहा था। फिर उनसे इजाज़त लेता उन दोनों की जानिब बढ़ाया। हनीफा अब उससे मुस्कुराकर गुड वर्क कह रहे थे। वो महज सर के खम से उनकी सताइश कबूल कर रहा था।
तुम इतने कूल लग रहे थे, मैं क्या बताऊं। उसने तालियां बजाकर उसे सराहा तो उसने चौंक कर आसपास देखा। गार्ड सब मुस्कुराहट दबाए सेलिना को देख रहे थे, लेकिन यासिर की निगाह पर नज़र यूं बचाई गोया कुछ देखा ही ना हो। अगले ही पल वो तीनों बाहर की जानिब बढ़ आए। राहदारी में ही उसे अरमान मिल गया था। उनकी चीफ के साथ मीटिंग थी। हनीफा डिटेक्टिव्स की जानिब बढ़े तो वो उसके साथ पीछे खड़ा रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल ने बुलाया था बॉडीगार्ड असाइन करने के लिए। वो समझकर सर हिलाने लगा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे इस गार्ड के बजाय वो गार्ड नहीं मिल सकता, तो उन्होंने मना कर दिया, उसने गहरी मायूसी से कहा। तो वो चौंका। अब्रू लम्हे भर को इकट्ठे हुए। साहिर के अलावा कौन सा गार्ड चाहिए तुम्हें? वही जिसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, सादगी से कहा। वो ठठक सा गया। किसकी आंखें प्यारी हैं? उसे जैसे कुछ बहुत बुरा लगा था। एक निगाह सामने मौजूद गार्ड्स पर डाली। कौन था वो जिसकी आंखें सेलिना को प्यारी लग रही थी? हैं बस किसी की। तुम्हें क्यों बताऊं? थोड़ी उठाकर पूछा, जैसे वो उससे ये उगलवा ही नहीं सकता। वो उसकी उठी थोड़ी को देखकर रह गया था। पहाड़ में गया तुम्हारा प्यारी आंखों वाला गार्ड। तुम्हें वो गार्ड हरगिज़ नहीं मिलेगा। साहिर ही है अब से तुम्हारा बॉडी गार्ड। बिगड़े नकुश लिए कहा था उसने। सेलिना ने बेसाख्ता उभरती हंसी मुश्किल रोकी थी, फिर मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। यू श्योर? तुम्हें उस दूसरे गार्ड की आंखों के अलावा उससे कोई मसला नहीं है? वो उसे छेड़ रही थी। यासिर ने उस पर एक आखिरी बेजार निगाह डाली और आगे बढ़ गया। तुम हो वो, तुम्हारी आंखें हैं बहुत प्यारी। और उसने इतनी बुलंद आवाज़ से कहा था कि निचले फ्लोर पर मौजूद हर गार्ड साकित हो गया था। मीटिंग रूम की जानिब बढ़ते चीफ इंचार्ज तहकीकाती टीम और हनीफा ने उन दोनों की जानिब आंखें फैलाकर देखा था। अरमान की हंसी बेसाख्ता थी। यासिर की आंखें हैरत से पूरी खुल गई थी। लब साकित हो गए थे और रुखसार लम्हे भर को गुलाबी हुए थे। शेर और जार ने उबलती हंसी काबू करने के लिए चेहरे झुका लिए थे। साहिर ने गला खनखार कर साफ किया था। वो तो जैसे बर्फ बन गया था। उसे मुड़कर देख तक नहीं सका। वो आगे बढ़ी, उसकी जानिब देखा और फिर हंसी दबाती लिफ्ट की जानिब भाग गई। उसे अपने इनकशाफ पर कोई एतराज़ नहीं था। उसने साकित हुए गार्ड से सर झुकाकर माजरत की और फिर उसी सुर्ख चेहरे के साथ अपने कैबिन की जानिब बढ़ गया। उफ उफ उफ। वो मुस्कुराती लिफ्ट से ऊपर चली आई थी। उसी पहर बहुत सी एक्ट्रेसेस ग्रोह की सूरत दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ती हुई नज़रों के सामने से गुजरी थी। उसने नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उनमें से जौलिया उसे देख चुकी थी। मफसल वाले वाक़ये के बाद उसने सेलिना से अलग तरह का बैर वास्ता कर रखा था। देखो तो आज हमारी एजेंसी में कौन चला आया है? सेलिना मजहर। पिछले सालों में इन्हें इतने प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका दिया गया है कि अब तो इनके पास किसी से बात करने तक का वक्त नहीं है। साथ ही आजकल सियासत में खासी दिलचस्पी ले रही हैं ये। मुस्कुराकर तंज करती जौलिया का अंदाज उसे बहुत बुरा लगा था। इतने खूबसूरत चेहरों के साथ ऐसे तंज जाने क्यों करती थी ये एक्ट्रेसेस। उसने जवाब दिए बिना आगे बढ़ना चाहा, लेकिन दुश्मन अभी कम नहीं थे। उसी कतार से उमैरा जाहिद की आवाज़ भी उभरी थी। और हुलिया ऐसा इख्तियार किया है मोहतरमा ने, जैसे इनसे ज़्यादा बच्चा तो कोई है ही नहीं। लेकिन मैं बताती चलूँ कि जी ये गुलाबी रंग के लिबास पहनने से आप 27 से 17 साल की नहीं हो जाएंगी। उसकी चोट पर एक दिल फरेब सा कहका गूंजा था। जौलिया और उमैरा उसे तंज का निशाना बनाने के लिए एक ही सफ़ में जा खड़ी हुई थी। उसने उन सब की जानिब अफसोस से देखा था। मुझे आप सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमें आप में खासी दिलचस्पी है। आप में भी, आपकी वर्क लाइफ में भी और लव लाइफ में भी। बस ये बता दो यार कि इतने अमीर हैंडसम मर्दों को कैसे काबू करती हो। और ये वाला तंज जैसे दिल में बर्छी की मानित उतर गया था। वो मोहब्बत जो उसने वाजिद हसन से कभी की थी आज उसके लिए खौफनाक तंज साबित हो रही थी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन हलक में बहुत से गिरहे लग गई। उससे एक भी लफ्ज़ ढंग से अदा नहीं हो पा रहा था। मैं बताती हूँ कि अमीर लड़कों को कैसे फंसाते हैं। एक जानी पहचानी सी आवाज़ उसके अकब से उभरी थी। वो एक झटके से मुड़ी और फिर उसकी खुशी की कोई हद ना रही। सायरा उसके सामने खड़ी थी, हाथ बांधकर, हमारा प्यारा सा फैशन आइकन। वो उसके सामने से निकलकर उन एक्ट्रेसेस से सामने आई तो लम्हे भर को सबका सांस खुश्क हो गया। वो इस इंडस्ट्री की इंतहाई कामयाब और मंझी हुई मेकअप आर्टिस्ट थी। उन सब ने अपने प्रोजेक्ट्स में सायरा के साथ काम किया था और फिर उसके हाथ में मौजूद सफाई के बाद वो उसकी मुस्तकिल गाहक बन गई थी। कुछ अरसे से वो अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गई हुई थी, लेकिन अब वो वापस आ चुकी थी और उन सबको ये जान लेना चाहिए था कि वो सेलिना मजहर की बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी बचपन की सहेली।
सबसे पहले तो आपकी शक्लों का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर 2 किलो मेकअप के बाद भी आपका चेहरा काबिल कबूल लगता है तो आप अमीर मर्दों को नहीं फांद सकती। ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दें। उसकी तेज़ ज़बान अपने जौहर दिखा रही थी। सेलिना ने भी अतमाद से हाथ बांधे और बिल्कुल सायरा के अंदाज में खड़ी होकर उन सब के चेहरों को तकने लगी। और आप जौलिया जी, आपकी हालिया सर्जरी के असरात कैसे रहे हैं? मैंने सुना था खासी महंगी ट्रीटमेंट होती है आईलिड्स लिफ्ट करवाने की। और उसने बहुत सुकून से एक धमाकेदार इंकशाफ उन एक्ट्रेसेस के सामने कर दिया था। सेलिना ने भी हैरान नज़रों से जौलिया का चेहरा देखा। आपने सर्जरी कब करवाई? आपने तो कहा था आप नेचुरल ब्यूटी हैं। और जो मसाज तुमने मुझे बताया था आईलिड्स का, वो क्या बकवास थी? सवालात का एक रेला था जो जौलिया पर उबल पड़ा था। उसने खून ख्वार नज़रों से सायरा को घूरा तो उसने बेनियाजी से कंधे उचका दिए। नेचुरल ब्यूटी? वो हंसी थी, बिल्कुल चुड़ैलों की तरह। सॉरी, लेकिन इस नाम की कोई शय नहीं होती। सब महंगी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट का कमाल होता है। उसने हाथ झुलाकर कमाल अंदाज से कहा था। 7 बाल भी कंधे पर झटके। मज़ीद ये कि अगर दिल हसरत से स्याह पड़ चुका हो तो ये मेकअप प्रोडक्ट्स भी काम नहीं किया करती। वो मज़े से साथ साथ जहर में बुझे तीर छोड़ती जा रही थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई सेलिना को बुली करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जूलिया ने उसे इंगश्त शहादत उठाकर तनबीह की थी। सायरा को जैसे फ़र्क पड़ जाना था। बिल्कुल, शौक़ से मत छोड़िए मुझे। और उमेरा जी, आप मत भूलिए कि आप नशे की आदत में धुत। मेरे सैलून आई थी एक दफ़ा। CCTV फुटेज आज तक पूरी आबोताब के साथ बाहिफाजत रखी है मेरे पास। और ये हुआ एक और धमाका। उसने यकीनन उनका साथ खाने का लायामल तबाह कर दिया था। वो सबब मलामती निगाहों से उमेरा को तक रही थी। उमेरा का चेहरा कानों की लोई तक सुर्ख पड़ चुका था। मेरे एक कॉलीग बता रहे थे कि हाल ही में एक डायरेक्टर से लड़ पड़ी थी आप, महज इसलिए क्योंकि उसने आपको बड़ी बहन का रोल दिया था। सॉरी, लेकिन ऐसे हथकंडों से आप भी 35 साल से 25 साल की नहीं हो जाएंगी। सायरा जैसी ज़बरदस्त खातून के हाथ गलत राज लग गए थे उन सब के। वो ज़रा आगे आई तो सब डर कर 2 कदम पीछे हटी। अगर मेरी दोस्त को आइंदा बुली करने की कोशिश भी की तो मत भूलिएगा कि आइंदा आपका पाला मुझसे भी पड़ सकता है। अगर मैं मेकअप से चेहरे संवार सकती हूँ तो इन चेहरों को बिगाड़ने का हुनर भी बाखूबी रखती हूँ। बी वेरी केयरफुल यू बिचेस। कमाल तनबीह थी वो। एक्ट्रेसेस किसी चीज़ से खौफज़दा नहीं होती सिवाय एक बुरे मेकओवर के। कुछ ही लम्हात में वो सब दरमियानी हॉल से छट गई थी। सायरा उसकी जानिब घूमी और फिर उसे खींचकर खुद से लगा लिया। इतनी कमज़ोर क्यों होगी हो सेलिन? अब कि उसकी आवाज़ में फ़िक्र थी। सेलिना को बेख्तियारी रोना आया था। कितनी अकेली हो गई थी वो सायरा के बगैर। ऐसा लगता था कोई अपना दुनिया में मौजूद ही ना हो। अगले ही पल वो दोनों अलग हुई। उसी पल निचले फ्लोर से तहकीकाती टीम दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। वो दोनों भी चेहरा घुमाकर उनको देख रही थी कि यकायक अरमान और सायरा की निगाहें मुतसाजिम हुई। वो उसे ऐसी गैर मुतवक्को जगह देखकर लम्हे भर को रुक गया था। फिर अपनी टीम से माजरत करता वो उनकी जानिब तेज़ी से बढ़ा। यासिन ने चेहरा फेर कर उसे देखा। सायरा अरमगान, राइट? मुस्कुरा रहा था। सायरा जो लम्हे पहले अपनी ज़बान की तेज़ धार से सब तबाह कर देने पर तुली हुई थी, उस समय मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए ज़रा जो गुमान होता उसकी ज़बान का। सेलिना कभी उसे देखती, कभी अरमान को। जी बिल्कुल। टीम बाहर की जानिब बढ़ गई थी। यासिर अब अरमान की जानिब चला आ रहा था, फिर उसके साथ आ रुका। एक निगाह तक नहीं डाली सेलिना पर। उसे अपनी पिछली हरकत भूली ही कहाँ थी। आप कौन हैं और मेरी दोस्त को कैसे जानते हैं? सेलिना ने हाथ बांधकर पूछा तो अरमान हैरान हुआ। सेलिना सायरा की दोस्त थी? रियली? ये मैं तुम्हें बता दूंगी बाद में। सायरा ने उसे आंखों में तनबीह करके पीछे किया, फिर मुस्कुराई। उसकी अगली निगाह अरमान के साथ खड़े बॉडीगार्ड पर फिसली थी। यही है वो स्वीट पोते? उसके पूछने पर जहाँ सेलिना हैरान हुई वहीं अरमान हंस दिया। यासिन ने नासमझी से अरमान को देखा था। जी ये वही है। किसने कहा कि ये स्वीट है? जिसने भी कहा इंतहाई गलत खबर दी है तुम्हें। सेलिना की तो आंखों में आंसू आ गए थे। स्वीट? ओह खुदा, स्वीट? क्यों, क्या किया इसने तुम्हारे साथ? सायरा के अब्रू लम्हे भर को तन से गए थे। मुस्कुराहट गायब हुई। कोई एक बात हो तो बताऊँ ना तुम्हें? लम्हे भर को आंखें शरारत से उसकी जानिब फेरी। वो बगैर जुम्बिश के उसे सुन रहा था। हर जुर्म याद है मुझे इस गार्ड का, गिन गिन कर बदले लूँगी इससे। स्वीट? उसने सर झटका था। क्या इन जुराइम के सरजद होने के सबूत पेश कर सकती हैं आप? और इस अलग तरह के स्वीट पोते ने पूछ ही लिया। सेलिना उसके सवाल पर गड़बड़ाई थी, फिर संभल कर जल्दी से बोली, मैं विक्टिम रही हूँ, मेरी गवाही ही काफ़ी होगी।
जिनकी गवाही में ज़हनी आर्जे के सेशन लिए जाने के रिकॉर्ड रहे हों, उनकी गवाहियाँ काबिल कबूल तो हो सकती हैं, लेकिन काबिल भरोसा हरगिज़ भी नहीं हो सकती। सायरा को समझ आ गया था कि वो किस तर्ज का स्वीट था। सेलिना को तो उसकी रवानी से चलती ज़बान ने बदमज़ा ही कर दिया था। ज़रा जो मजाक समझ ले ये आदमी हर वक्त संजीदा भूत बना रहता है, जिन कहीं का। आपको कैसे पता कि मैं माहिर नफ्सियात से सेशंस लेती हूँ? क्या आप मेरी बगैर इजाज़त मेरा बैकग्राउंड छान रहे हैं? चमक कर पूछा। लेकिन वो यासिर ही क्या जो मुतासिर हो जाए? गालबन कल रात इंतहाई खुशगवार मुलाकात हुई थी आपके माहिर नफ्सियात से मेरी, और वो उसके जवाब पर भौंकती रह गई थी। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। क्या ये तुम्हें ज़्यादा तंग करता है? सायरा ने अब्रू उसी अंदाज से तान कर पूछा था। उसी पल अरमान ने हाथ उठा दिए। इससे पहले कि ये ज़बानी लड़ाई जंग अजीम में तब्दील हो जाती, उसे दरमियान में आना ही पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा कड़वा ज़रूर है ये, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, और इस बात पर सेलिना भी मुत्फिक है हमसे। अभी कुछ ही देर पहले ये इनकी आंखों के प्यारे होने का एतराफ़ भी कर चुकी है। अगर आप चाहें तो पूछ सकती हैं इनसे। और अब रंग फक होने की बारी सेलिना की थी। यासिन इस हवाले पर नागवारी से अरमान को देखा था, फिर उसे बाजू से पकड़कर बाहर की जानिब घसीटा। हम फिर मिलेंगे। इन दो अजीब लोगों के साथ हमारा मिलना मुमकिन नहीं। वो दूर जाता हुआ हाँक लगा रहा था। यासिर उसे बाहर की जानिब घसीट रहा था, फिर उसे एजेंसी के दाखिली दरवाजे के बाहर लाकर फेंक दिया। वो हंसता हुआ अपनी टीम की जानिब बढ़ गया था। वो अंदर चला आया, सेलिना पर एक निगाह गलत डाले बगैर लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। वो दोनों उसे जाता हुआ देख रही थी। फिर सायरा ने भी सेलिना को बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटा। तुम चलो, तुम्हें मुझे बहुत सारी बातें बतानी है। ये प्यारी आंखों वाले गार्ड का क्या सीन है? साथ साथ वो उससे पूछ भी रही थी। सेलिना को यासिर का तपा हुआ चेहरा देखकर बहुत मज़ा आया था। उफ, गुस्से में तो वो और भी क्यूट लगता था। एक मिनट, क्यूट? उसे अपने अल्फाज के इंतखाब पर लम्हे भर को हैरत हुई थी। क्या एक कसरती जिस्म का लंबा सा मर्द क्यूट लग सकता है? शायद नहीं, या शायद हाँ। उसने रात के गहरे होते पहर में कार सब्ज़ाजार पर रोकी और फिर बाहर निकल आया। दादा का सफ़ेद महल वैसे ही इस्तादा था, ठंडा, पुरसुकून और ख़ूबसूरत। कार की चाबी हाथ में लिए वो आगे बढ़ा। रात खासी गहरी हो गई थी, या शायद सरदार सोने चले गए थे, इसीलिए उसे घर कुछ ज़्यादा ही खामोश महसूस हुआ। लकड़ी के यख फर्श पर वो ज़रा आगे बढ़ा, लेकिन फिर लाउंज की जली बत्ती देखकर चौंका। क्या दादा इस वक्त जाग रहे थे? उसने सोचकर जैसे ही अंदर कदम रखा तो ठटक सा गया। सरदार एक जानिब सोफे पर बड़ा जमान थे और उनके ऐन सामने सोफे पर कोई औरत बैठी थी। उस औरत की उसकी जानिब पूछ थी, लेकिन वो उस मौजूदगी और गुद्दी तक आते उन गहरे सुर्ख बालों की पहचान रखता था। सरदार की निगाह बेसाख्ता उस पर पड़ी तो उसी पहर सुल्ताना ने भी उसकी मौजूदगी महसूस करके गर्दन फेरी। वो रात के उस पहर उनकी तवक्को हरगिज़ नहीं कर रहा था। यासिर, तुम आ गए बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो जोश से कहती उठ खड़ी हुई थी। उसे उसकी आवाज़ में हल्की सी नमी महसूस हुई थी। दादा अब के उसका चेहरा मोहतात निगाहों से तक रहे थे। वो उसे जानते थे। वो सुल्ताना को नापसंद करता था। उसने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली और आगे बढ़ाया, फिर उसी खामोशी से सरदार के साथ आ बैठा। सुल्ताना उसका ठंडा अंदाज देखकर चुप सी हो गई थी। तुमने कहा था तुम आओगे, पुरशिकवा लहजा, नाराज़ अंदाज। वो उसे देखता रहा। सरदार उसी पल उठ गए थे, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्का सा दबाया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसकी आवाज़ पहली बार उभरी, बिल्कुल खाली सी आवाज़, जैसे दूर दीवारों से पलटकर वापस आ रही हो। सुल्ताना जल्दी से मुस्कुराई। उसे किसी भी तरह इस गुफ्तगू को तूल देना था। हमारी पिछली दफ़ा मुलाकात नहीं हो सकी थी बेटा। मैं आपसे मुलाकात नहीं करना चाहता था, उसने साफ गोई से कहा। तो सामने बैठी औरत का रंग जर्द हुआ। तुम अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी यासिर, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल और ताबनाक कामयाबियों के लिए। तुम्हारी ज़िंदगी में हुए नुकसान सिर्फ तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे लिए भी भारी नुकसान थे। लेकिन मैंने तो कभी तुम्हें मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया। मैंने तो कभी तुम्हें किस्मत की कारकर्दगी का इल्ज़ाम नहीं दिया बेटा। फिर तुम अपनी माँ के लिए इतने जालिम कैसे हो सकते हो? उसका हलक खुश्क हो गया था। वो जैसे बोलते बोलते हाँफने लगी थी। वो वैसे ही बैठा रहा, मुर्दा आंखें लिए। तुम्हारे बाप की जुदाई मेरे लिए भी एक कठिन मरहला थी। उसके जाने के बाद ज़िंदगी मेरे लिए भी उतनी ही अजाब थी जितनी कि तुम्हारे लिए। हम दोनों इस सफ़र की अजियत में साथ थे। फिर क्यों तुमने अपने रास्ते मुझसे जुदा कर लिए? क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया? एक आंसू टूट कर रुखसार पर ढलका। वो वैसे ही बैठा रहा। उसकी आंखें हर लम्हा सुर्ख होती जा रही थी। मैं भी इस दुनिया में उतनी ही अकेली हूँ जितने कि तुम हो।
हमें एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे बगैर मज़ीद एक पल ज़िंदा नहीं रह सकती यासिर। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। वो बाकायदा रोने लगी थी। वो वैसे ही बैठा रहा। उसका तनफ्फुस तेज़ हो रहा था, आंखें गुलाबी होकर दर्द करने लगी थी। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, बेतासुर से लहजे पर सुल्ताना को लगा वो मज़ीद उसकी संगदिली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे लगा वो किसी भी लम्हे ढह जाएगी। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुमसे अपने हर अमल की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे ऐसे मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। लाउंज में सिसकियाँ गूंजने लगी। सरदार अपने कमरे के दरवाजे से लगे बेबसी से आंसू साफ कर रहे थे। मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको कभी पसंद नहीं कर सकता। मैं आपको शदीद नापसंद करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। बेहतर यही होगा कि अपना और मेरा वक्त ज़ाया किए बगैर अलग रास्तों पर खामोशी से ज़िंदगी गुजार ली जाए। वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना उसके साथ ही उठी थी, फिर उसकी जानिब तेज़ी से बढ़ी। वो उसे रोकना चाहती थी। वो ऐसे नहीं जा सकता था। नहीं, तुम आज ऐसे अधूरी बात करके नहीं जा सकते। तुम्हें आज सब कुछ क्लियर करना होगा। मैं मज़ीद इस अजियत के साथ ज़िंदा नहीं रह सकती यासिर। वो चिल्लाई थी। उसने अपना हाथ उससे छुड़ाया, फिर उसके रोकने के बावजूद भी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो उसके पीछे आ रही थी। तुम ऐसे नहीं जा सकते। वो दाखिली दरवाजे में ठहर कर चिल्लाई थी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। वो गाड़ी में वापस बैठ गया था। शायद वो अब कहीं जा रहा था। सरदार भी कमरे का दरवाज़ा खोले उसे रोकने बाहर चले आए थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो जा चुका था। वो अब कहीं बहुत दूर जा रहा था। उसे याद था कि वो बामुश्किल 8 साल का था जब वो दादा के साथ आकर उस घर में रहने लगे थे। उसकी माँ खूबसूरत थी और बाप वजह। बाबा का कारोबार दिवालिया हुआ तो सारी ज़िंदगी की मुसीबतें उनके सरों पर आ पड़ी। उनका घर, सवारी और हर वो शय जो कीमती तसव्वुर की जा सकती थी, दिवालिया होते कारोबार ने निगल ली। उन दिनों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा गहरी थी। माँ और बाबा के बढ़ते झगड़ों से भाग कर वो दादा की छत पर चला आता था। तब दादी भी हयात थी। माँ और दादी की कभी नहीं बनी। घर में चिक चिक रोज़ का मामूल बन गई। उसे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, अपनी पढ़ाई को खैराबाद कहना पड़ा। दादा की ज़मीनें मौजूद थी, लेकिन उन पर बहुत से दुश्मन काबिज थे। कई साल अदालत में केस चलता रहा और सरदार की कमर झुकती चली गई। वो जब कैम्ब्रिज में उस्ताद रहे, तब गांव में ज़मीनें संभालने वाले ठेकेदार की गद्दारी पर उनकी ज़मीनें दूसरों के कब्ज़े में आ गई। दादा को अपना बाई घर बचाने के लिए वापस आना पड़ा। बाबा को पढ़ाई में कभी दिलचस्पी रही नहीं थी। वो कारोबारी इंसान थे, लेकिन उनका कारोबार ज़िंदगी के दौर में कहीं पीछे ही दम तोड़कर बहुत सी जिंदगियां सालम निकल गया। वो खामोश होता जा रहा था। बोलता वो पहले भी नहीं था, लेकिन अब ज़िंदगी थी कि अल्फाज तक सींच रही थी। बाबा दिवालिया होते ही दादा के घर आ बसे। वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे। दादा ने ज़िंदगी भर कमाया पैसा अब ज़मीनें वापस लेने पर सर्व कर दिया था। अदालतों में रवां केसेस और वकला की भारी फीसें दादा को अपनी जेब से भरनी पड़ी। उन्हीं दिनों सुल्ताना को इंडस्ट्री से काम से रोल की ऑफ़र आई तो वो बाबा के बगैर इजाज़त ऑडिशन दे आई। दिन फिर गए और रातें बदल गई। खुफिया ऑडिशन जल्दी मंजर आम पर आ गया और उसकी ज़िंदगी मज़ीद खामोश होती गई। वालिदैन के बढ़ते झगड़ों ने उसका दिल स्याह कर दिया था। वो अजहद खामोश होता गया। उसके दोस्त, स्कूल, ज़िंदगी कहीं बहुत पीछे रह गई थी। वो अंधेर होती सड़क पर बगैर किसी निशानदेही के चलता जा रहा था। माँ एक्ट्रेस बन गई, बाबा से बात करना तर्क कर दिया और वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना तक गवारा नहीं करते थे और वो महज उन दोनों के चेहरे तक रहा होता था। बिल्कुल खामोशी से वो उन्हें एक साथ खुश देखना चाहता था, बिल्कुल दादी और दादा की तरह, बिल्कुल अपने दोस्तों के वालिदैन की तरह। वो उनके साथ बैठकर अपने अंदर पलती खामोशियों को बयान करना चाहता था। वो उन्हें एक साथ हंसता देखने के लिए तरस गया था। उसकी माँ टीवी शोज़ पर कहके लगाकर हंसा करती तो उसके दिल का खला मज़ीद गहरा हो जाता। वो और बाबा एक दूसरे से निगाहें चुराकर टीवी का चैनल तब्दील कर लिया करते। दादा की ज़मीनों का मसला हल होने तक उसकी ज़िंदगी कहीं बहुत आगे निकल गई थी। माँ अब एक कामयाब एक्ट्रेस गर्दानी जाती थी। वो सब कुछ थी जो एक औरत में होना चाहिए था। वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, अच्छे अतवार रखती थी। अब तो मुआशरे में एक बुलंद मकाम भी रखने लगी थी। बस वो एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकी थी। उसका दाखिला स्कूल में दोबारा हो गया था। बाबा सरदार के दिए गए पैसों पर अपना कारोबार दोबारा जमाने की कोशिश में जुट गए। सुल्ताना उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने लगी। घर से गुर्बत तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो गहरी खलीज रिश्तों के दरमियान हायल हो चुकी थी वो कैसे ख़त्म की जा सकती थी। उसने बोलना छोड़ दिया, बस बरा इनाम बात किया करता। सरदार से बहुत लगाव था उसे, लेकिन उनसे भी अजीब खामोशी वाला ताल्लुक़ था।
वो दोनों घंटों खामोश बैठकर गुजार सकते थे। बाबा से उसका ताल्लुक कदरे बेहतर था। वो जब कभी नफरत से माँ को टीवी पर देखकर चैनल तब्दील करने लगता तो वो उसे टोक देते। फिर रात के किसी पहर उसके कमरे में दाखिल होकर उसके बाल सहलाते हुए कहीं नसीहतें कर जाते। वो उस नरम आवाज़ में की गई नसीहतों को आज तक नहीं भुला सका था। तुम्हें अपनी माँ से नफ़रत नहीं करनी यासिर। तुम्हें मेरे और उसके झगड़ों में अपना और अपनी माँ का ताल्लुक नहीं तबाह करना। वो एक अच्छी औरत है, सिर्फ तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए टीवी पर बिला वजह हंसती है। उससे नफ़रत नहीं करनी है बेटा। माँ उसे नफ़रत नहीं किया करते। वो उसका सर चूमते और उठ जाते। सारी रात फिर वो सो नहीं सकता। उसका दिल तकलीफ़ से भिंचने लगता और आंखें गर्म आंसू बहाने लगती। सब बज़ाहिर ठीक था, लेकिन घराने की जड़ें सड़ गई थी। अंदर का ताफुन उसके अंदर भरता जा रहा था। वो सांस लेता तो उससे सांस नहीं लिया जाता। उसे उस छोटी सी उम्र में खुशी का नाम नहीं पता था, लेकिन वो खुश होना चाहता था। क्या उसने ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा हिस्सा मांग लिया था? वो सोचता और जागता रहता। सुल्ताना और बाबा उसे अलग अलग मोहब्बतों से नवाजते रहे। वो उन्हें कहना चाहता था कि उनकी जुदा मोहब्बतें उसे अंदर से ख़त्म कर रही हैं। वो उनकी मुश्तरका मोहब्बत चाहता था, लेकिन फिर वो ये सब कह नहीं सका। वो ये सब कभी नहीं कह सकता था। स्कूल में दाखिले के बाद उसकी ज़िंदगी में एक और मसला शुरू हो गया। वो एक एक्ट्रेस का बेटा था और एक्ट्रेस का किरदार इस मुआशरे की निगाह में हमेशा मशकूक था। उसके स्कूल में बच्चे उससे नाम बात करने से कतराते थे। उनके निगाहों में अपने लिए तहकीर देखकर उसे लगता वो जिंदा ही मार दिया गया है। घर की ज़िंदगी के साथ स्कूल की ज़िंदगी भी अब्दी जहन्नुम साबित हुई। दोस्त नहीं मिल रहे। उसकी खामोशी गहरी हो गई। ज़िंदगी उसी रफ्तार से गुजरती रही। दादा और दादी उसी साल हज पर चले गए और सुल्ताना अपनी फ़िल्म के लिए एक दूसरे मुल्क। वो और बाबा घर में तन्हा रह गए। वो बाबा के साथ घंटों गांव की पगडंडियों पर चलता रहता था। उनकी गुफ्तगू बराए नाम थी। ज़्यादातर बाबा ही गुफ्तगू किया करते और वो सुनता रहता। वो अच्छे इंसान थे। उसके लिए वो एक अजीम इंसान थे। बस ज़िंदगी ने उन्हें बहुत ज़्यादा तल्ख बना दिया था। एक रात वो डर कर उठा और फिर तेज़ी से उनके कमरे की जाने भागा। वो अक्सर ख्वाबों से डर कर उठता था। बाबा ने उस सारी रात उसे अपने सीने से लगाए रखा था। उसे याद नहीं था कि वो ज़िंदगी में कब इतना पुरसुकून सोया था। बाबा की आगोश का नरम गरम सा एहसास जैसे उसके अंदर जमी बर्फ़ को पिघला गया था। अगली रात वो उनके कमरे में तकिया लिए फिर से खड़ा था। बाबा ने उसे देखा और फिर हंस दिए। अपने हाथ उसके लिए वाह किए तो वो भागकर उनमें सिमट गया। वो उनसे बात नहीं करता था। वो बस उनकी नरम गरम सी आगोश का दीवाना होता जा रहा था। माँ की मोहब्बत का खला वो बाप की मोहब्बत से भरने की कोशिश में हलकान होता जा रहा था। फिर हर रात ऐसा ही होने लगा। उसे लगा वो अब बाबा के बगैर कभी नहीं सो सकेगा। नाश्ते पर वो उसे कहानियाँ सुनाते, मोहब्बत से खिला रहे होते थे और वो किसी भी बात का जवाब दिए बगैर खा रहा होता था। उसकी ज़िंदगी जैसे बाबा के गिर्द घूमने लगी थी। बाबा एक दायरा थे जिसमें वो चक्कर काटता जा रहा था। एक रात बाबा लाउंज में थक हार कर सो गए तो वो भागकर अपने कमरे में गया। बेड पर रखी चादर उठाई और फिर उसे लकड़ी के फर्श पर घसीटता हुआ लाउंज तक लाया। अब वो उन पर चादर डाल रहा था। फिर वो उनके सामने अकड़ू बैठा उन्हें चुपचाप देखता रहा। उसे उसी पल एहसास हुआ था कि वो बाबा से दीवानगी की हद तक मोहब्बत किया करता था। वो उनकी आगोश, उनकी मोहब्बत, उनकी नरमी का दीवाना होता जा रहा था। उसे ज़िंदगी से जैसे मज़ीद कुछ दरकार नहीं था। सुल्ताना की वापसी तूल इख्तियार करती गई। वो उसे हफ्ते में 2 बार फ़ोन कर लेती। वो चुपचाप उसके रुदात सुनता और फ़ोन रख देता। इस सारी रात वो बाबा की आगोश में सिसकता रहता था। वो सुल्ताना की मोहब्बत के लिए तड़पता था। बाबा उसे समझते थे, इसीलिए बाल सहलाकर उससे सुलाने की कोशिश करते रहते और वो वाक़तन सो जाता। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में एक भूचाल सा वारिद हुआ और उसने बाबा को खो दिया। यासिर आलम ने अपने बाप को एक रात एक खौफनाक हादसे में खो दिया था। उसकी कार जाने सड़क के कौन से अतराफ में खड़ी थी। उसकी साकित पलकें दर्द करने लगी। उसने पलकें झपकाई। मंजर धुंधला होता गया। अस्पताल के उस ठंडे फर्श की अजियत उसे आज तक अपने पैरों में महसूस होती थी। उसने सुल्ताना को फ़ोन किया। उसे बताया कि बाबा बहुत बीमार है। उसे बताया कि वो अकेला है। वो अकेला उस सर्द दुनिया में बर्फ़ बनता जा रहा है। लेकिन वो उसकी पुकार पर राज़ी न हुई। अब तुम्हारा बाप कौन से ड्रामे कर रहा है यासिर? मैं यूँ अचानक नहीं आ सकती बेटा। उसे लगा किसी ने उसके वजूद को छलनी कर दिया। ड्रामा? उसकी माँ को बाबा का खौफनाक हादसा ड्रामा लग रहा था। उसने फ़ोन रख दिया। उसे मज़ीद कोई बात नहीं करनी थी। वो बाबा के पास चला आया। वो गहरी बेहोशी की जद में थे। ऑपरेटर मशीन की बिप बिप आवाज़ जैसे उसकी समाअत पर किसी भारी हथौड़े की मानित बरस रही थी। उसने बाबा का हाथ छुआ। वो यख था। उस हाथ की ठंडक जैसे उसके वजूद के अंदर तक फैल गई थी। बाबा,
उसने पुकारा, जवाब न था। वो जो कभी उन्हें मुखातिब नहीं किया करता था, अब पागलों की तरह उन्हें पुकार रहा था। वो जवाब देने से कासिर रहे। उसके कदमों से जान सल्ब होती जा रही थी। यकायक डॉक्टर्स की टीम अंदर दाखिल हुई। बाबा की सांसें उखड़ रही थी, उन्हें शॉक्स दिए गए। वो पथराई आंखों से उनके वजूद को देखता रहा। फिर उसने देखा कि कोई डॉक्टर उसकी जानिब बढ़ रहा है। वो अब उसके सामने पंजों के बल बैठ रहा था। उसे लगा वो कुछ ऐसा सुनने वाला है जिसके बाद वो कुछ भी सुनने के काबिल नहीं रहेगा। बेटा, आपके बाबा इज़ नो मोर। बाबा इज़ नो मोर। उसे अंग्रेज़ी आती थी और इस जुमले को सुनकर जो अजियत उसका अहाता करने लगी थी, उसका बयान हद से बाहर था। वो बाबा के साथ एम्बुलेंस में अपने घर की जानिब बढ़ रहा था। उसे याद था कि दादा को इंतकाल की खबर दे दी गई थी। वो वहाँ से निकल गए थे। दादा ने ज़मीनों पर काम करते ठेकेदारों से बाबा की मैयत संभालने को कहा। कुछ अनजान लोग उसके घर में पहले से मौजूद थे। वो अब उसे खुद से लगाए तसल्ली दे रहे थे, लेकिन वो अस्पताल में ही कहीं बाबा के साथ ख़त्म हो गया था। वो उनके साथ ही कहीं खो गया था। और उस रात वो बाबा के बिस्तर पर दराज ज़ोर ज़ोर से रोया था। उसने बिस्तर के हर हिस्से को सूंघ कर बाबा की खुशबू अपने अंदर उतार लेनी चाहिए। उसे लगा अब वो कभी चैन से नहीं सो सकेगा, कभी भी नहीं। सुल्ताना वापस आ गई। उसकी आंखें इस कदर पथरा गई थी कि मुर्दा महसूस होने लगी। दादा और दादी भी आ गए थे, बस बाबा ही नहीं आ सके थे। उसने हर एक से चेहरा फेर लिया। उसे हर एक वजूद से नफरत हो रही थी। जनाजा पढ़ लिया गया। दादा और दादी मजीद बूढ़े हो गए। माँ अपने काम पर दोबारा लग गई। वो उनसे कोई बात नहीं करता था। वो उसकी तवज्जो के लिए तड़पती रहती, तब भी वो उस पर एक निगाह तक डालना गवारा नहीं किया करता था। उसके लिए वो मर चुकी थी। वो बड़ा होता गया, तल्ख होता गया, जालिम हद तक साफ को और हकीकत पसंद होता गया। स्कूल पार हुआ और वो कॉलेज में आ गया। पढ़ाई की जानिब उसका रुझान खासा गहरा था। उन्हीं दिनों उसे अरमान मिला। बाकी लोग उसकी माँ के पेशे के बायस उसे मकरू गर्दानते थे, लेकिन अरमान को इन फजूलियात से कोई मसला नहीं था। वो उसे बिल्कुल उल्ट था। बातों नहीं, तल्ख तो बिल्कुल नहीं, दिल खोल कर हंसने वाला और खुश रहने वाला। उसे पहले पहल तो उसके वजूद से कोफत होती, लेकिन फिर वो उसका आदी होता गया। वो उसकी बातों का आदी होता जा रहा था। उसने माँ से मिलना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो अब शहर में अपने वसी और अरीज़ बंगले में रहा करती थी। एक रात वो शूर से वापस लौटी तो वो उसके घर में मौजूद था। उसकी माँ उस रात नशे में धुत थी और उसे घर लाने वाला फ़र्द उसके नशे में होने पर फ़ायदा उठाने वाला था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। वो जो दादा की इसरार पर सुल्ताना से मिलने आया था, अब उस मर्द को मार रहा था। उसने उस एक आदमी पर घर की सारी चीज़ें जैसे उल्ट दी थी। वो अपनी माँ से नफ़रत करता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो किसी जानवर के हवाले उसे नहीं कर सकता था। अगली सुबह मामला खुला तो मालूम हुआ कि उसकी माँ को बगैर मतला किए नशा और मशरूबात पिलाए गए थे, ताकि उसके ताबनाक हाल पर एक दाग मला जा सके। उसके दिल में उस रात के बाद जैसे एक फान सी खुब गई थी। वो अपनी माँ से जितनी भी नफ़रत कर लेता, लेकिन वो उसे हर खतरे से बचा लेना चाहता था। अरमान और उसने बाहर का एग्ज़ाम एक साथ क्लियर किया था, लेकिन फिर वो जासूस नहीं बन सका। वो डिटेक्टिव नहीं बनना चाहता था। वो माँ ही के तवज्जुह से एक एजेंसी चलाया था और फिर यहीं उसे हनीफा मिले थे, जो उसकी आने वाली ज़िंदगी में एक बहुत बड़े मददगार साबित हुए थे। उसने एजेंसी से ट्रेनिंग हासिल की और बॉडीगार्ड बन गया, महज इसलिए कि मज़ीद कोई एक्ट्रेस किसी नशे में धुत वैशी का निशाना न बन जाए, सिर्फ इसलिए कि वो एक ऐसा मुहाफिज साबित हो सके जिस पर बाबा को फ़ख्र हो। और सिर्फ इसीलिए उसने उसी पर इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी आगे बढ़ा दी, ताकि वो क़यामत के दिन उनसे कह सके कि इंतहाई नफ़रत के बावजूद भी वो अपने मर्द होने की जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटा था, क्योंकि वो बाबा का बेटा था, उनका सबसे प्यारा बेटा। एक हफ्ता बिल्कुल खामोशी से गुजर गया था। सेलिना अपने फ़ोटोशूट में मसरूफ़ रही थी। हाल ही में उसे एक फ़ैशन परेड की मॉडलिंग की भी ऑफ़र आई थी। पैसे अच्छे थे और वक्त का इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा था, तो उसने हामी भरने ही में आफियत जानी। साहिर जब से उसे गार्ड करने लगा था, तब से कोई मसला पेश नहीं आया था। वो बगैर किसी खौफ के ज़ीनों और लिफ्ट से सफ़र कर लिया करती थी। हाल बता एक हफ्ते से उसने यासिर को नहीं देखा था। वो एजेंसी में भी उसे नहीं दिखा था। शायद उसकी मसरूफियत बढ़ गई थी। अगले दिन वो फ़ैशन शो की तैयारी के लिए ऐन वक्त पर आ पहुंची। वहाँ पर मौजूद मेकअप आर्टिस्ट ने उसे हाथों हाथ लिया। अपने लिए पिछला प्रोटोकॉल देखकर उसकी आंखें जाने क्यों भर आई थी। शायद उसकी ज़िंदगी वाक़तन नॉर्मल हो गई थी। मेकअप मुकम्मल हुआ तो उसने लम्हे भर को आईने में देखा और दम बखुद रह गई। क्या वो भी इतनी मुहावराई लग सकती थी? रोशनी में उसका वजूद कुछ और जगमगा रहा था। मेक ओवर रूम के अंदर उसी पल किसी जानी पहचानी सी हील्स की टिक टिक सुनाई दी, तो उसने यूं ही चेहरा उठाकर देखा। वो चेहरा नहीं झुका सकी। उसे लगा वो सांस भी नहीं ले सकेगी।
उसी पल रूम के बाहर खड़े साहिर को अपनी गर्दन में एक बारीक सी सुई खुपती हुई महसूस हुई थी। वो उसी पल पलटा और उसी तेज़ी से मारिया के गार्ड्स को परे धकेला। वो अब उनसे लड़ रहा था। उसके जिस्म की रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही थी। शायद वो इंजेक्ट किया गया मवाद था जिसके बायस लम्हे भर को उसके लिए दुनिया धुंधलाती जा रही थी। वो गर्दन में पड़ती तकलीफ के बायस एक हाथ गर्दन पर रखता एक घुटने के बल झुका था। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसने दांत जमाकर खुद को बेहोश हो जाने से रोके रखा। गार्ड्स अब उसके चारों तरफ भी थे। वो उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। मेरे असाब बहुत मजबूत है, तुम लोग मुझे महज एक इंजेक्शन से काबू नहीं कर सकते। वो उसी पल तेज़ी से उठा और उनमें से एक को उठाकर दूर फेंका। रूम में उसके एन पीछे मारिया इस्तादा थी। उसका अक्स आईने में नज़र आ रहा था। सेलिना को कुछ गलत होता हुआ महसूस हो रहा था। वो अगले पल उठ खड़ी हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बेयकीन सी आवाज़ उभरी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर साथ रखी आरामदेह कुर्सी पर पुरसुकून से अंदाज में बैठ गई। अगले ही पल 2 उंगलियों के इशारे से उसने किसी को अंदर आने का इशारा किया था। दरवाजे से एक कम उम्र जवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक खुला हुआ लैपटॉप भी मौजूद था। उसने लैपटॉप लाकर सामने मौजूद टेबल पर रखा और फिर मुअद्दिब सा पीछे हो गया। मारिया ने आगे बढ़कर एक उंगली से वीडियो प्ले की। सेलिना के लिए स्क्रीन वाज़ेह नहीं थी, लेकिन ये आवाज़ें वो इन आवाज़ों को पहचानती थी। उसने बर्फ़ होते वजूद के साथ आगे बढ़कर लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाह डाली और फिर बेसाख्ता ही खौफज़दा होकर अपने लबों पर हाथ रखे। ये स्कैंडल की वीडियो, ये वीडियो जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। ये एक वीडियो जिसने उसे कामयाबी के ताबनाक आसमान से ज़मीन पर ला फेंका था। ये वीडियो अब तक अपना वजूद रखती थी। उसे लगा वो सांस नहीं ले रही है। उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। उसे सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो रही थी। वो अगर अब गिरी तो दोबारा उठ नहीं पाएगी। वो अगर अब किसी स्कैंडल का शिकार हुई तो कभी अपने करियर को इस्तवार नहीं कर पाएगी। और महज इस एक ख्याल ने उसकी हयात से ज़िंदगी का आखिरी कतरा तक सींच लिया था। क्या कहा था मैंने तुम्हें? मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। मारिया की आवाज़ पर उसे लगा किसी ने उसे डस लिया। उसे उसकी सफाकी पर लम्हे भर कोई यकीन नहीं आया था। वो बाहर अब तक गार्ड से लड़ रहा था, लेकिन उसकी ताकत जैसे लम्हा ब लम्हा रेत की मानित गिरती जा रही थी। ये तो उसके ताकतवर बाजुओं की ताकत थी कि वो अब तक उनसे लड़ने की हिम्मत मजतमा कर रख पाया था। कोई आम बंदा तो कब का होश खोकर गिरने के करीब हो सकता था। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा धार से खोला। तुम ऐसा नहीं करोगी? उसकी कपकपाती आवाज़ उभरी थी। एक क्लिक की दूरी सेलिना मजहर, बस एक क्लिक की दूरी और तुम तबाह हो जाओगी। उसके बर्फ से लहजे पर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। सेलिना के चेहरे को देखकर साहिर को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। वो आगे बढ़ने लगा था कि उसे मारिया के साथ आए गार्ड ने एक झटके में काबू किया। वो घुटनों के बल गिर सा गया था। सेलिना ने आंखें फैलाकर उसकी जानिब देखा था। उसे साहिर की गैर होती हालत देखकर जैसे अपने सर पर सब कुछ घूमता हुआ महसूस हो रहा था। हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी अगर तुम मेरी एक बात मानोगी तो, उसने सौदेबाजी करते हुए कहा। तो उसने उसे ज़ख्मी आंखों से देखा। क्या करना होगा मुझे? बेजान सी आवाज़ पर मारिया को कमीनी सी खुशी का एहसास हुआ था। उसने अगले ही पल 2 उंगलियों से साथ खड़ी लड़की को इशारा किया तो वो इशारा समझकर रूम के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक लिबास था। मारिया ने सिल के उस लिबास को हाथ में लेकर उसकी जानिब उछाला था। तुम आज ये पहन रही हो। लिबास उससे टकराकर कदमों में जा गिरा था। वो झुकी, फिर उसे उठा लिया। उस लिबास की साख बहुत बेहया थी। वो बगैर दुपट्टे वाले बहुत फैशनेबल कपड़े पहनती थी, लेकिन वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। ये ऐसा लिबास था जो बेहयाई के भी किसी गहरे ज़ुमरे में आया करता था। उसने अगले पल ज़ख्मी आंखों से मारिया का चेहरा देखा था। तुम जानती हो कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें इस लिबास में वहाँ बैठे हज़ारों मर्दों के सामने पेश करना चाहती हूँ। तुम पर यह साबित करना चाहती हूँ कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम मेरे सामने रेत के एक नन्हे ज़रे जितनी अहमियत भी नहीं रखती हो। वो बोली तो लहजे में जलन सी भड़कने लगी। सेलिना ने नफ़ी में सर हिलाया था। मैं ये नहीं पहन सकती। मैं ठीक है, तो फिर इस वीडियो के सरे बाज़ार हो जाने पर तुम सबको क्या जवाब दोगे? इसके लिए ख़ुद को तैयार कर लेना। वो अगले पल तेज़ी से पलटी थी। सेलिना ने चीख कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया था। साहिर बंद होती आंखों से उसका खौफज़दा चेहरा देख रहा था। उसने बस एक पल को ज़मीन पर गिरते साहिर को देखा था और फिर इन्हीं बेजान कदमों से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। गार्ड्स अब साहिर को बाहर घसीट कर एक जानिब बने काठ कबाड़ के कमरे में फेंक आए थे।
वो बेबसी से गर्दन झुकाए उठने से कासिर था, लेकिन उसके असाब अब तक जाग रहे थे। बामुश्किल कान में लगे ब्लूटूथ का बटन दबाकर उसने किसी से राब्ता जोड़ने की कोशिश की थी। सेलिना ने लिबास जेबतन कर लिया था। उसे लगा वो खुद को कभी आईने में नहीं देख पाएगी। उसकी आंखें बुरी तरह जलने लगी थी। उसे लगा वो मज़ीद खड़ी नहीं रह पाएगी। उसके सामने अपनी ज़िंदगी का हर पहर धुंधलाता जा रहा था। वो उन्हें नाजेबा लिबास पहनने पर मजबूर कर रहे हैं। बस एक जुमला मुकम्मल किया था उसने, वो भी बहुत मुश्किल से, अपने अंदर मौजूद पूरी ताकत लगाकर। जाने किससे राब्ता जुड़ा था उसका। मज़ीद उसे अपने आसपास की कोई आवाज़ महसूस नहीं हो रही थी। शायद वो बेहोश हो गया था। सेलिना ने अपने आप को देखा। वो अपने दोधिया वजूद से आंखें नहीं हटा सकी। लिबास की फाल ऐसी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी पूरी कमर बरहना थी। बाल खुलकर एक कंधे पर गिर रहे थे। आगे से उसका नस्वानी हिस्सा वाज़े था। कंधे भी बरहना थे। बाकी लिबास पैरों तक गिरता था। उसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। खुदा के लिए, उसने मारिया की जानिब देखकर बस 3 अल्फाज कहे थे। वो उससे मुस्कुराकर देख रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस वीडियो के क्लिक पर भी रखा हुआ था। उसने बेजान कदम मोड़ लिए। मॉडल्स की कतारों के बिल्कुल आखिर में उसे रैंप पर इस लिबास के साथ वॉक करनी थी। उसका सांस जैसे हर लम्हे खुश्क होता जा रहा था। ज़मीन उसके वजूद पर तंग हो गई थी। अगले ही पल उसका नाम कॉल किया जाने लगा। वो आगे बढ़ आई। आज सेलिना मजहर अपनी ही नज़रों में गिरने जा रही थी। उसने कई इंच लंबी हील के साथ कदम आगे रखा। मारिया गार्ड्स की फ़ौज के साथ खड़ी उस मंजर से भरपूर तरीके के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मॉडल जब उसकी वॉक पर उसके लिए तालियां बजा रही थी। सेलिना के आंसू तेज़ी से गिरने लगे। उसका चेहरा मौत की हद तक सफ़ेद हो चुका था। उसे लगा वो गिरने वाली है। इस लड़की की तरफदारी करते थे तुम उमर, अब ज़रा इसके लिबास पर नज़रसानी करो। मुराद के इस्तज़ा से आवाज़ उभरी थी। उमर भी उतना ही साकित चेहरा लिए सेलिना को रैंप पर वॉक करते हुए देख रहा था। तेज़ रोशनी में उसके आंसू किसी को नज़र नहीं आ रहे थे, बस उसका चमकता वजूद नज़रों की जीनत था। वो सामने जा खड़ी हुई, चेहरा उठाकर अंधेरे में बड़ा जमान अफराद को देखा। उसी पल कोई मारिया और गार्ड्स की कतार में से बगैर किसी दिक्कत के आगे बढ़ा था। लोगों की गर्दनें यकबारगी उस आने वाले शख्स की जानिब घूमी थी। मारिया की मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। गार्ड चूँकि सामने की जानिब मुतवज्जे थे, इसीलिए वो उस शख्स को आते हुए नहीं देख सके थे। वो भारी चाप लिए आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा सपाट था, खौफनाक हद तक बेतासुर। उसकी भारी चाप जैसे पूरे हॉल में गूंज रही थी। लोग अब सेलिना के बजाय उस शख्स को तक रहे थे। सेलिना ने कुछ महसूस करके आहिस्ता से चेहरा फेरा था। वो जैसे पत्थर बन गई। सुरमई आंखों वाला गार्ड अब चलते हुए उसी तेज़ी से अपना स्याह कोट उतार रहा था। वो हर लम्हा उसके करीब होता जा रहा था। वो भीगी आंखें लिए उसे तक रही थी। फिर वो वाक़तन उस तक आ रुका। हॉल में हर जानिब खामोशी छा गई थी। मुराद और उमर भी उसी सुन अंदाज से टीवी देख रहे थे। अगले ही पल उसने कोट घुमाकर सेलिना के कंधों पर डाला। उसकी आंखें सुरमई आंखों से टकराई। आंसू ठहर गए थे, बस उनमें एक भीगा सा तासुर था। यासिन ने बस एक निगाह उस हॉल पर डाली थी। फिर उसने वो किया जो आज तक कोई भी करने की जसारत नहीं कर पाया था। उसने सेलिना को कलाई से थामा और अपने साथ लिए पलटा। हज़ारों लोगों के सामने वो उसकी कलाई थामे अब वापस जा रहा था और वो उसके साथ खींची चली जा रही थी। उसे आज तक किसी ने ऐसी बेइज्जती से नहीं बचाया था। उसकी ज़िंदगी में आने वाला हर मर्द बुज़दिल था और एक वो था जो हर एक पर लानत भेजे उसे अपने साथ लिए आगे बढ़ रहा था। हाँ, ये वही कर सकता था। क्या तुमने कभी मोहब्बत होते देखी है? सेलिना के दिल ने उससे सरगोशी की थी। वो अब तक उसे अपने साथ लिए आगे बढ़ रहा था और उसका चेहरा ऐसा था कि कोई उसे रोकता तो उसकी माँ उसे रोती। और जो तुम देखो, कभी मोहब्बत होते तो जान लेना कि दिल जान लेता है हर उस स्याह पहर को जो वार्द होता है दिल की स्याही पर। फिर उसकी स्याही ज़ाइल होने लगती है एक सुनहरे पहर से जो लाए तुम्हारे लिए। स्याही में एक सुनहरा पहर जो थाम लेना तो थाम लेना उसे, है नादान दिल। उसे अपने साथ लिए वो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था और वो उसके साथ खिंची चली जा रही थी। क्या कोई तरीका था उस लड़के को रोकने का?
अगर कोई तरीका था तो सेलिना इस तरीके से वाकिफ़ क्यों नहीं थी। जाने वो उसके साथ बिना किसी दिक्कत के खींची क्यों जा रही थी। उसने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, ना ही उसे रोका, ना ही उसे ये कहा कि वो उसे अपने साथ लिए कहाँ जा रहा है। क्या उसके पास ये पूछने का वक्त मौजूद था, क्योंकि यासिर का हाथ उसके हाथ को बहुत मजबूती से जकड़े हुए था। कुछ देर कबल वाले ड्रेसिंग रूम में वो उसे एक बार फिर ले आया था। उसने उसका हाथ छोड़ दिया, आगे बढ़कर लैपटॉप उठाया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता लैपटॉप ज़मीन बोस हो चुका था। पुर्जे दूर तक उड़ते हुए गए थे। उसने सहम कर यासिर की जानिब देखा, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। मारिया ने लैपटॉप ज़मीन पर देखा तो गोया यासिर की हरकत पर उसे यकीन नहीं आया। उसने पलट कर लड़की की जानिब इशारा किया तो वो पलट कर सेलिना को लिए तेज़ी से अंदर जा चुकी थी। उसने पलट कर एक नज़र मारिया पर डाली और फिर उसके करीब चला आया, बिल्कुल खामोश कदम लिए। लम्हे भर को ठहर कर उसका सफ़ेद चेहरा देखा। आइंदा अगर मैंने तुम्हें सेलिना के आसपास ऐसी घटिया हरकत करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम और वो साथ जो भी करो, लेकिन ये लिबास वाला मजाक आइंदा बर्दाश्त नहीं होगा, याद रखना। उसकी आंखों में देखते हुए उसने इस कदर ठंडक लिए कहा था कि वो चुपचाप उसका चेहरा देखती रही। उसके पीछे खड़े गार्ड ने आगे बढ़कर यासिर की जानिब बढ़ना चाहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। वो उसे आंखें उठाकर तनबीह कर चुका था और उस समय वो इतना गुस्से में था कि किसी की भी हड्डियां तोड़ने से ना चूकता। मारिया ने अपने तमाम गार्ड्स को हाथ से पीछे हटने का इशारा कर दिया था। उसी पर सेलिना बाहर निकल आई, अपने पीछे पिछले लिबास में मलबूस। यासिर ने अगले ही पल उसे हाथ से थामा और अपने साथ लिए बाहर चला आया। पीछे फैशन शो में गोया सन्नाटा छा गया था, एक गहरा और खौफनाक सन्नाटा। उसने गाड़ी का दरवाज़ा धकेला और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप बैठ गई। उससे फ़िलहाल कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं थी। वो दोबारा अंदर की जानिब बढ़ गया था। जब वो वापस आया तो उसके साथ कंधे से लगा साहिर मौजूद था। वो शायद बामुश्किल अपने हवास में वापस आया था। यासिर के कंधे से लगे उसकी हालत सेलिना को खासी गैर होती महसूस हुई थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। यासिर ने झुककर उसे पिछली नशिस्त पर अंदर बिठाया था। सेलिना को उसकी हालत बहुत अजीब लग रही थी। उसने अगले ही पल सवालिया नज़रों से ड्राइव करते यासिर की जानिब देखा था। इसे क्या हुआ है? इसकी हालत इतनी गैर क्यों लग रही है? उन्होंने इसे एक ताकतवर सा नशा इंजेक्ट किया है। हम अभी कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल। और फिर उसने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। वो साहिर के लिए परेशान हो गई थी। कितना ख्याल रखता था वो उसका, कितना केयरिंग और प्यारा सा इंसान था वो। मजबूत जिस्म के साथ नरम गरम सा दिल रखने वाला। भिड़ा घर को उसका मारिया का तो दिल में उसे हज़ारों कोसने देती। वो अब साहिर के ठंडे पड़ते माथे पर हाथ रखे हुए थे। हॉस्पिटल में वो और साहिर दौड़ते हुए उसे लिए अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। डॉक्टर्स ने उन दोनों को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा तो वो दोनों ही ठहर गए। कुछ देर कबल का हर वाक़या जैसे थम सा गया था। उन्हें अभी महज साहिर की फ़िक्र थी। कुछ पल बाद डॉक्टर्स इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकले तो यासिर उनके जानिब बढ़ा। सेलिना अलबत्ता उसके ही इस्तादा थी, फिक्रमंदी से डॉक्टर्स का चेहरा तकती हुई। आप इन्हें वक्त पर ले आए। अगर मवाद रगों में फैल जाता तो उसे काबू करना बेहद मुश्किल हो सकता था। उनके असाब काफ़ी मजबूत थे, इसीलिए मवाद का असर इतना गहरा नहीं हुआ। लेकिन 3-4 दिन की केयर की ज़रूरत होगी। वो आगे बढ़ गया तो यासिर ने पलटकर एक निगाह सेलिना पर डाली। अब वो दोनों ही वार्ड के गोल शीशे से अंदर झांकते बेहोश साहिर को तक रहे थे। सब मेरी वजह से हुआ है ना? यासिर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद एजेंसी से कहीं गार्ड चले आए तो वो दोनों अस्पताल से बाहर निकल आए। वो दोनों ही बहुत खामोश थे, ऐसे जैसे कहने के लिए कोई बात ही ना हो। सेलिना चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी और वो ड्राइव कर रहा था। अपार्टमेंट आ गया तो वो उसके साथ ही उतर आया, फिर उसके साथ ही लिफ्ट से ऊपर आया, ऐसे जैसे ये सब रोज़ का मामूल हो। दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल होने लगी। फिर ठहर कर पलटी और उसकी जानिब देखा। वो बहुत खामोश लग रहा था, बहुत संजीदा। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं मरने जा रही हूँ। वो कुछ नहीं बोला। सेलिना मोहतात निगाहों से उसका चेहरा तक रही थी। क्या वो गुस्से में था? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने वो लिबास जान कर नहीं पहना था। उसने जल्दी से वजाहत दी थी। तुम्हें मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। तुम गुस्सा हो क्या? उसने प्यारी सी शहद रंग आंखें उस पर जमा कर पूछा था। वो गहरा सांस भरकर रह गया। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अगर तुम वो ड्रेस खुद पहनना चाहती तो शायद मैं कभी दरमियान में नहीं आता।
इवन कोई भी गार्ड दरमियान में नहीं आता। हम सब्जेक्ट और उसके काम के दरमियान सिर्फ तब आते हैं जब हमें लगता है कि वो किसी काम को करते हुए गैर आरामदेह हो रहा है या फिर उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। यहाँ पर मेरा गुस्सा होने का कोई जवाब नहीं बनता है। अगर तुम पर कोई गार्ड गुस्सा हो भी तो तुम उसे टोक सकती हो। हमें हिफाजत करनी है, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी। उसका जवाब सुनकर उसने गहरा सांस लिया था। यासिर आलम आज भी उतना ही प्रोफेशनल था। थैंक यू मुझे वहाँ से निकाल लाने के लिए। वो कह रहा था कि वो गुस्सा नहीं था, लेकिन सेलिना जानती थी कि वो गुस्से में था। उसने जिस अंदाज से मारिया का लैपटॉप ज़मीन पर दे मारा था वो उसके तैश की अक्कासी करने के लिए काफ़ी था। लेकिन तुमने उसका लैपटॉप क्यों तोड़ा? क्या तुम उस वीडियो के मुतालिक जानते थे? साहिर ने बताया था, शायद वो देख चुका था उस वीडियो की झलक। उसका जवाब सुनकर वो चंद पल खामोश हो गई थी। उसने कहा था कि वो वीडियो वायरल कर देगी अगर मैंने वो लिबास नहीं पहना तो। मुझे नहीं पता कि वो वीडियो उसके पास कहाँ से आई, लेकिन वो यकीनन अब भी उसके पास ही होगी। मैं डर गई थी। मुझे लगा मैं एक बार फिर अथाह गहराइयों में गिरने जा रही हूँ। पिछला खौफ एक बार फिर से उद आया था। जिसके पास भी है वीडियो, देख लेंगे उसे। क्या मतलब देख लेंगे? क्या वो वीडियो किसी तरह हज़फ की जा सकती है? उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण उभरी थी। यासिर ने खफीफ सा सर इस बात में हिलाया और जो ही पलटने लगा तो किसी की आवाज़ पर ठहर गया। पीछे से सेलिना गर्दन जरा बाहर निकाल कर देखा। वो उस पर आवाज़ को पहचानती थी। उसके सामने उमर खड़ा था। अगले पल वो उसके पास चला आया। उसकी आंखें सेलिना को गिली महसूस हुई थी। शायद वो पूरे रास्ते अपने आंसू रोकता आया था। उमर, उसे किसी अपने को सामने देखकर सुकून सा महसूस हुआ था। एक ही फ़र्द था जिसे वो असल मायनों में अपना घराना कह सकती थी। आप कैसी हैं सेलिन? वो सब टीवी पर क्या था? वो वाक़तन उसे परेशान महसूस हुआ था। सेलिना तो उसकी फ़िक्र देखकर पिघल सी गई थी। उसका दिल चाह रहा था रोने लग जाए। लंबी कहानी है, तुम अंदर चलो। लेकिन यासिर और उमर अब एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। उमर की आंखों में यासिर के लिए वाज़ेह नापसंदीदगी थी। दूसरी जानिब यासिर बेतासुर आंखों से उसका पुरकशिश सा चेहरा तक रहा था। वो बिलाशुबा एक वजी नौजवान था। क्या वो आप ही हैं जिन्होंने सेलिना को ऐसा लिबास ज़िब्तन करने के लिए मजबूर किया था? क्या आपकी एजेंसी को शर्म नहीं आती ऐसी छोटी हरकतें करते हुए? सोने पर सुहागा, उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाने के बाद उन्होंने भेजा भी अपने ही आदमी को था बचाने के लिए। समझते क्या आप लोग अपने आप को? और उसकी बात सुनकर सेलिना भग से उड़ी थी। उमर को गलतफहमी हुई थी, वो भी शदीद किस्म की। वो जल्दी से आगे बढ़ी कि उमर को मज़ीद कुछ कहने से रोक सके, लेकिन वो उसे कोनी से थामे अपने साथ लगा चुका था। यासिर को कोई एतराज़ नहीं होता। उसे बिला वजह के सवालात के जवाब देने की आदत नहीं थी, लेकिन उमर का उसको कोनी से थाम कर अपनी जानिब करना जैसे उसकी नस पर जा लगा था। उसने अगले पल सख्त आंखें लिए उस उमर नामी मखलूक की जानिब देखा था। कुछ था जो उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन इस बुरा लगने का जवाब उसके पास मौजूद नहीं था। वो अगले पल बिना जवाब दिए, बिना आगे बढ़ा तो वो दोनों ही गर्दन फेर कर उसे जाता हुआ देखने लगे। सेलिना ने चेहरा फेर कर हाथ छुड़ाते हुए उसके बाजू पर हल्की सी चपत रसीद की थी। वो मुझे वहाँ से बचा कर लाया था, स्टूपिड। उसने बेचैनी से एक बार फिर पलट कर देखा जहाँ से वो बस अभी अभी ही गया था। उमर ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। सब पता है मुझे, ऐसे लोगों का पहले नुकसान पहुंचाते हैं फिर उसकी भरपाई करने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। आप तो इस इंडस्ट्री में काम करती हैं, एटलीस्ट आपको तो ऐसे लोगों का पता होना चाहिए। वो उस पर खफा हो रहा था। उसने गहरा सांस लिया। मैं इस इंडस्ट्री के लोगों को जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ कि वो ऐसा नहीं है, बल्कि उसके जैसा कोई है ही नहीं। आप वाजिद हसन के टाइम भी मुझसे यही बोल रही थी। उमर को जैसे उसकी वजाहत में दिलचस्पी नहीं थी। उस मनहूस आदमी का नाम नहीं लो मेरे सामने, सब उसकी बीवी का किया धरा है। उमर उसकी बात पर चौंका तो उसने गहरा सांस लेकर उसकी यकीन दहानी के लिए सर हिलाया। लंबी कहानी है, आ जाओ अंदर चले। उसी के साथ ही वो दोनों अपार्टमेंट के अंदर चले आए थे। वो साहिर के पास वापस चला आया था। एजेंसी से उसे हनीफा की कॉल भी आ रही थी। मामला सरे बाजार हो गया था और वो यकीनन उससे वजाहत तलब करना चाह रहे थे। साहिर को देखकर वो एजेंसी चला गया। उतरती शाम में एजेंसी की गहमा गहमी बढ़ गई थी। वो सुबह से अरमान के साथ केस के सिलसिले में मसरूफ़ था। जिस समय साहिर का राब्ता उससे जुड़ा, वो उस पहर एजेंसी से चंद ज़रूरी फाइल्स लेने वापस जा रहा था। सच शुक्र कि साहिर का राब्ता उससे जुड़ गया। अगर वो किसी दूर दराज काम में मसरूफ़ होता तो शायद सेलिना के लिए कभी नहीं जा सकता था। और ये एक ना जाने का ख्याल जाने कि उसके दिल में खाली पंसा उतारता जा रहा था। वो निचले फ्लोर पर आया तो बिना किसी से कोई बात किए
हनीफा के ऑफिस की जानिब बढ़ गया। गार्ड्स उसे सर उठा उठा कर देख रहे थे। यकीनन वो भी उसे टीवी पर देख चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी फ़िलहाल उससे जवाब तलब करने की हिम्मत नहीं रखता था। उसका मूड ऑफ था और वो सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर चला आया। हनीफा ने गुलाबी आंखों में ढेरों फिक्र लिए उसकी जानिब देखा था। कैसी है मेरी बेटी? उसने सरस बात में हिलाया। ठीक है। किसका काम था ये सब? मारिया हसन। हनीफा की परेशानी हर लम्हे जैसे बढ़ती जा रही थी। मारिया और उसका बारसूख बाप उन्हें सेलिना की जानिब से खौफजदा कर रहे थे। अभी कहाँ है वो? अपने घर। हनीफा ने उसकी जानिब देखा। वो पत्थर चेहरा लिए सामने देख रहा था। तुम ठीक हो? जी। साहिर की वजह से परेशान हो क्या? जी थोड़ा सा। अब सेलिना को गार्ड कौन करेगा? उसकी अगले हफ्ते दोबारा एक शूट है। आपको जो गार्ड काबिल भरोसा लगे उसे असाइन कर दे। तुमसे ज़्यादा मेरे लिए काबिल भरोसा फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन तुम तो केस को देख रहे हो। एक वक्त में क्या क्या करोगे? वो कहकर अगले लम्हे अपना ख्याल रद्द कर रहे थे। फिर उसकी जानिब देखा तो हल्का सा चौंके। तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैं ठीक हूँ। इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। और यहाँ हनीफा ने गहरा सांस लिया था। उससे मज़ीद सवालात करना बेकार था। वो जब भी गुस्से में होता तो यूं ही मुख्तसर तरीन जवाब दिया करता। वो उसे जानते थे। शायद वो साहिर को लेकर अपसेट हो गया था। कुछ पल वो उसे देखते रहे और फिर उसे जाने का इशारा कर दिया। अगली कोई भी बात किए बगैर वो बाहर चला आया था। गार्ड्स आपस में नज़रें चुराकर उसके साथ से गुजर रहे थे। उसी पैर किसी की हील्स की टिक टिक उभरी तो सबने चेहरे उठाकर उसे देखा। वो जोलिया थी और वो यकीनन यासिर से मिलने आई थी। कहाँ है वो? उसने ठहर कर जार से पूछा तो उसने खफीफ सी निगाह कैबिन पर डाली। यासिर ऑफिस के अंदर ही था। वो यही है, लेकिन अभी वो खासे डिस्टर्ब लग रहे हैं। आप फिर कभी आ जाइएगा। लेकिन जौलिया ने उसे नहीं सुना। एक हाथ नज़ाकत से झटक कर अंदर की जानिब बढ़ गए। उन सब ने एक दूसरे की जानिब बेबसी से देखा था। कुछ पल बाद एक बुलंद सी आवाज़ उभरी। सब ने अपने सर मज़ीद फाइल्स और लैपटॉप्स में घुसा लिए। आप अभी मेरे ऑफिस से जाइए और आइंदा बगैर इजाज़त यहाँ कदम रखने की कोताही मत कीजिएगा, समझिए आप। निचले फ्लोर पर सन्नाटा छा गया था। सुप्रीम हैंडसम पार्ट बहुत गुस्से में था। एक दफ़ा की बात समझ नहीं आती आपको? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, एम आई क्लियर? वो धाड़ा था। शेर ने अपने दिल पर हाथ रखा। जहार ने बेबसी से ऑफिस के खुले दरवाजे की जानिब देखा था। सबने एक साथ ही भारी दिल के साथ गहरी सांस खारिज की थी। मैं आपके बाप का मुलाजिम नहीं हूँ, निकलिए मेरे ऑफिस से अभी। और जूलिया एंडरसन अपनी हिचकियों को बामुश्किल काबू करती निकली। ऑफिस से निकलकर बाहर की जानिब भागी थी। हनीफा और सलमान उसकी धार सुन चुके थे, लेकिन बगैर किसी बात का नोटिस लिए अपने ऑफिस में बड़ा जमान रहे। कुछ मामला थे जहाँ वो भी उसके सामने नहीं बोल सकते थे। जूलिया जा चुकी थी। निचले फ्लोर पर काम मामूल के मुताबिक जारी रहा। वो संजीदगी से फाइल्स की जाँच पड़ताल कर रहा था। अरमान से भी वो मुसलसल राब्ते में था। वो अपनी टीम के साथ उस लम्हे क्राइम सीन पर मौजूद था। समरीन रज़ा का कत्ल हुए आज 5वां दिन था। ठीक है, तुम मुझे उनकी तफसीलात भेज दो। मैं यहाँ मज़ीद डायरेक्टर्स वगैरह से उनके मुतालिक अहम मालूमात ले लूँगा। वो फ़ोन पर दूसरी जानिब अरमान से बात कर रहा था। ओके, मज़ीद कोई अपडेट मिली तो इन्फॉर्म करता हूँ तुम्हें, उसने कहकर फ़ोन रख दिया था। निचले फ्लोर पर रात के उस पहर बस अब चंद ही गार्ड्स रह गए थे। ये वो थे जिनकी नाइट शिफ्ट्स थी। एजेंसी में भी खासी खामोशी महसूस हो रही थी। वो भी काम समेटकर अपने ऑफिस से उठाया था। ज़ार और शेर जा चुके थे। उसने फ़ोन निगाहों के सामने किया। वहाँ सेलिना के चंद पैगामात जगमगा रहे थे। क्या तुम ठीक हो? कहाँ हो? क्या तुम मुझसे अभी मिलने आ सकते हो? उसने आखिरी पैगाम पढ़कर उसका नंबर डायल किया था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट पे मलबूस, आस्तीने पीछे चढ़ाए हुए, उसका कोट सेलिना के पास ही था। निचले फ्लोर से ऊपर की जानिब बढ़ते हुए वो फ़ोन मुसलसल कान से लगाए हुए था। सेलिना उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। एक लम्हे के लिए उसे कहीं वसवसों ने घेर लिया था। उसने फ़ोन कान से हटाकर अपनी कार की जानिब कदम बढ़ाया। अगले कहीं लम्हात में वो उसके अपार्टमेंट की इमारत के सामने मौजूद था। वो कार से निकल आया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। सेलिना उसके सामने ही मौजूद थी। उसकी जानिब उसकी पूछ थी। वो अब झुककर किसी गरीब औरत से बात कर रही थी, हाथ में खाने पीने की चीज़ें लिए उसकी जानिब बढ़ा रही थी। फिक्रमंदी से उसके छोटे से बच्चे के मुतालिक कुछ पूछ रही थी। अब वो उसे चुपचाप देखे गया। जीन्स पर सफ़ेद सा नरम स्वेटर पहने, बालों का गोल मोल सा जोड़ा बनाए कुछ था जो वो महसूस करके पलटी थी। शायद वो उसका इर्तिकाज़ था, खामोश अजीब नरम सा इर्तिकाज़। उसे देखते ही वो मुस्कुराई थी, फिर जल्दी से उसकी जानिब चली आई। वो गौर उसका चेहरा देखा। ऐसे मेरे बुलाने पर हर दफ़ा आ जाओगे तो मेरा क्या बनेगा लड़के? तुमसे मोहब्बत हो जाने का खदशा है, वो कहकर हंस रही थी। वो उसे कुछ नहीं कह सका। वो उस पर जूलिया की तरह
बरस नहीं सका, उसे टोक नहीं सका, उस पर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सका। ये सब क्या हो रहा था? क्यों बुलाया था मुझे? उसके जूड़े से नज़रें चुराकर उसकी आंखों की जानिब देखा, फिर आंखों से भी निगाहें चुरा ली। उसे एहसास हुआ कि इस जूड़े से ज़्यादा आंखें खतरनाक थी। वैसे ही बुलाया था, साहिर के मुतालिक पूछना चाहती थी। तुम ये फ़ोन पर भी पूछ सकती थी, मेरा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी इसके लिए। तुम्हारा वक्त इतना भी कीमती नहीं कि ज़रा से ज़ाया हो जाने पर मुसीबत आ जाएगी। बगैर किसी अफसोस के कहा था। वो गहरा सांस भर कर रह गया था। क्या हम थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं? क्या तुम थोड़ी दूर तक चल सकते हो मेरे साथ? और जूलिया पर तैश में बरसने वाला गार्ड बगैर कोई बात कहे अब उसके साथ चल रहा था। चंद पल दोनों बिल्कुल खामोश रहे। सड़क के अतराफ में कतार दर कतार मौजूद दरख्त उनके साथ साथ मौजूद थे। उनके भारी तनों पर लिपटे गए सुनहरी कुमकुमें जल रहे थे। सेलिना का चेहरा उन कुमकुमों की सुनहरी अक्स में दमक रहा था। मेरा दम घुट रहा था। कुछ पल बाद उसने कहा था। उसने खफीफ सा चेहरा फेर कर उसकी जानिब देखा। वो सामने देखकर कहती जा रही थी, अपने अपार्टमेंट, इस जिंदगी, इन कुमकुमों, सड़क, फूल, पौधों, यहाँ तक कि खुद से भी शदीद उकताहट हो रही थी। दम घुट रहा था। हर शय की मौजूदगी से दिल कर रहा था कहीं भाग जाऊं, कभी पलट कर इस ज़िंदगी की जानिब देखूं तक नहीं। लोग मुझे भूल जाएं, जिनकी यादाश्त में मेरा वजूद नक्श हो वो ख़त्म हो जाए। उनके बाद आने वाले लोग इन लोगों को भी भूल जाएं जिन्हें कभी मैं याद रही थी। मैं किसी को याद न रहूं, न मुझसे जुड़ी कोई ज़िल्लत किसी को याद रहे। उसकी आवाज़ में गहरी उदासी उतर आई थी। आंखों में गुलाबी सी नमी भी उभरी थी, बिल्कुल हल्की सी। पता है, हम एक्ट्रेसेस साल हा साल ऐसे काम ढूंढती हैं जिनके बाद लोग हमें कहीं दहाइयों तक याद रखें। महज याद रखे जाने के लिए हम ऐसे कामों का इंतखाब कर लेती हैं जिनका अंत बहुत तारीख और भयानक होता है। रोशनियों के पार कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जानते हो क्या? वो ठहर कर हल्का सा उसकी जानिब मुड़ी थी। वो भी ठहर गया था। लोग फिर भी हमें भुला देते हैं। सड़क के हर जानिब उसकी शहद रंग आंखों की उदासी तहलील हो गई थी। हमारी किसी कोताही को बख्शने के लिए तैयार नहीं होते। हर आने वाले नए चेहरों के सामने पुराने चेहरों की कीमत सिफर कर देते हैं। हम अनथिक मेहनत के बाद दोबारा उभरने की चाह में हर रात गहरी अजियत का शिकार होकर सोती हैं। फिर से वापस आती हैं, एक बार फिर भुला दिए जाने के लिए, और ज़िंदगी इसी दायरे में कटती जाती है बगैर किसी मकसद के, एक अजियतनाक दायरे में, गोल गोल आगाज़ और इख्तिताम की तफरीक किए बगैर। वो चुप हुई तो सब कुछ खामोश महसूस हुआ। ऐसा क्यों होता है गार्ड? लोग हमें अपनी जागीर क्यों समझ लेते हैं? हमें इंसान क्यों नहीं समझ सकते? गार्ड साथ खड़े दरख्तों को खामोशी से तकता रहा था। फिर वो कुछ देर बाद बोला, लोग हर वो शय तबाह कर देते हैं जो उनकी दस्तरस में हो। सिर्फ वो महफूज रह सकता है जो उनकी निगाहों से ओझल हो। ये दुनिया हर एहसास, इज़्ज़त और इंसान मैला कर देती है। उसकी मध्यम सी आवाज़ उभरी थी। सेलिना ने चेहरा उसकी जानिब फेरा। ऐसा क्यों होता है कि हम मरना चाहते हैं और फिर भी ज़िंदा रहते हैं? उसने एक दफ़ा फिर पूछा था। क्योंकि सब कुछ इंसान के इख्तियार में नहीं होता। दरख्तों की तवील कतारें वैसे ही इस्तादा रही, कुमकुम जलते रहे। ज़रा आगे मौजूद गोलाई में लगा फव्वारा अपना पानी चक्करदार दायरे से गुजारता वापस वहीं ला रहा था। उस पानी के बहने की आवाज़ माहौल में उतरती जा रही थी। क्या हम एक ही झटके में इस हर लम्हा अजियत देती ज़िंदगी से आज़ादी हासिल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? सुकून के लिए महज मरने का ख्याल ही खूबसूरत लगता है। उसने नम आंखों के साथ सामने मौजूद फव्वारे को देखा था। इस दफ़ा वो कुछ नहीं बोला। सेलिना चंद पल बाद उसकी जानिब घूमी थी। वो सामने देखता रहा। तुम आज इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे थे? प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि तुम अपसेट नहीं थे। खामोशी, वक्फा, कोई जवाब नहीं। क्या तुम जवाब नहीं दोगे? तब भी नहीं जब बात मेरे मुतल्लिक होगी। वो जवाब की उम्मीद लिए उसकी जानिब देख रही थी। यासीन ने गहरा सांस लिया था, फिर सड़क के अतराफ में लगी बेंच पर जा बैठा। वो भी उसके बराबर जा बैठी थी। यहाँ से फव्वारे को देखने के लिए गर्दन तिरछी करनी पड़ती थी, लेकिन वो फ़िलहाल गर्दन फेरे यासिर को देख रही थी। तुम अगर स्टेज पर नहीं जाना चाहती थी तो क्यों गई? उसके इस्तफसार पर वो चंद पल उसे देखती रही थी। उसकी सुरमई आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उदासी या शायद गहरा दुख, तकलीफ़, क्या था वो समझ नहीं पाई। मैं डर गई थी, इसीलिए चली गई। वो लोग साहिर जैसे बंदे को गिरा चुके थे। सोचो मेरे साथ क्या करते।
उसके जवाब पर यासिर के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। आइंदा कभी मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने अपने जूते की नोक पर निगाहें जमाए कहा था, बिल्कुल आहिस्तगी से। क्या तुम इस वजह से अपसेट हो? उसके पूछने पर उसने बहुत खफीफ सा सर हिलाया था। उसके सर हिलाने पर वो उसे देख कर रह गई थी, फिर हल्का सा मुस्कुराई, लबों को दांतों तले दबाकर उसकी जानी मुस्कुराती निगाहों से देखती रही। मुझे लगा था मैं वहीं स्टेज पर गिरने वाली हूँ। फिर मैंने लोगों को अपने पीछे किसी को देखते हुए देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम हो। तुम्हें डर नहीं लगा यूँ इतने लोगों के दरमियान से मुझे निकाल कर लाते हुए? अगर किसी ने तुम पर ऑब्जेक्ट किया होता तो क्या मुंह तोड़ देता उसका? सुरमई आंखें उठाकर उसे देखा। वो मुस्कुराती रही। मैं अब ठीक हूँ यासिर आलम। इतनी प्यारी आंखों के साथ मेरे लिए परेशान होगे तो सोचो मेरा क्या बनेगा। उसके सवाल पर साथ बैठे गार्ड ने नागवारी से उसकी जानिब देखा था। क्या तुम हर बात में मेरी आंखों का जिक्र करना बंद कर सकती हो? सेलिना ने बामुश्किल मुस्कुराहट दबाई थी, फिर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं कर सकती ना, ये प्यारी है बहुत। शट अप सेलिना। और वो हंस पड़ी थी। कितना अच्छा लगता था ऐसे चिढ़ता हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम्हारी आंखों का कसूर है। और वो जो उसे एक बार फिर टोकने लगा था, एकदम ठहर कर बेबसी से हंस दिया। कोई शक नहीं कि तुम एक्ट्रेसेस के पास 2-3 महीनों से ज़्यादा कोई गार्ड ठहरता ही नहीं है। यकीनन अपनी आंखों पर किए गए तारीफ़ी जुमले समेटने की ताब नहीं रखता होगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तारीफ़ किसको पसंद नहीं होती? तुम मेरी आंखों की तारीफ़ करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अपनी शहद रंग आंखें उस पर जमाकर शरारत से कहा था उसने। लम्हे भर को यासिर ने उसकी आंखों को देखा, कुछ कहने के लिए लब वाक़ई, लेकिन फिर मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाता लब बंद कर गया। क्या हुआ? करो ना तारीफ़, इतनी भी कोई ख़ास नहीं है तुम्हारी आंखें, बेनियाजी से कहा था। वो हैरान हुई। सब कहते हैं मेरी आंखें बहुत प्यारी हैं। गालिब ख्याल यही है कि मैं अपने फैंस में अपनी आंखों की वजह से ही मशहूर हूँ। तुम्हें क्यों प्यारी नहीं लग रही? वह फ़ोन की स्याह स्क्रीन में नज़र आते अक्स में अपनी आंखें देख रही थी। क्योंकि मैं फ़ैन नहीं हूँ, गार्ड हूँ, कंधे उचका कर कहा। कितने बुरे हो तुम। थोड़ी सी तारीफ़ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मेरे तारीफ़ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो उसके इसरार पर हैरान हुआ था। एक हैंडसम गार्ड तारीफ़ करेगा तो फ़र्क पड़ेगा ना। तुम बाज नहीं आओगी ना? उसने दाएं से बाएं गर्दन हिलाई थी। कैसे डांटता आखिर वो उसे? कुछ पल वो दोनों खामोशी से गर्दनें तिरछी किए फव्वारे से गिरते पानी को तकते रहे। फिर वो कलाई पर बंधी घड़ी देखकर उठ खड़ा हुआ। वो भी उसके साथ ही उठी थी। उसी खामोशी से वो दोनों वापस अपार्टमेंट की इमारत तक चले आए थे। कल काम पर जाओगी? उसके सवाल पर वो सर इस बात में हिलाने लगी थी। इसी के साथ उसे हाथ हिलाती वो अंदर जा चुकी थी। वो पहले पहल तो उसे देखता रहा और फिर वापस अपनी कार की जानिब चला आया। अपने अपार्टमेंट के ग्लास वॉल से वो उसे जाते हुए देखती रही। कुछ देर पहले की मुस्कुराहट जैसे अनका हो गई थी। वो शूट पर अकेले जाने से कतरा रही थी। साहिर की मौजूदगी में जो हिफाजती एहसास उसे होता था, वो इस एहसास से एक बार फिर महरूम होने जा रही थी। लेकिन वो यासिर को खुद का गार्ड बनने के लिए नहीं कहना चाहती थी। वो उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले ही पल गहरा सांस भरती वो खिड़की से हट आई थी। वाओ, कैसा लगा आप लोगों को आज का ये नावल और इसकी ये एपिसोड? होपफुली कि बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कितने ज़्यादा इंकशाफात थे, कितने प्यारे प्यारे सीन्स थे इसमें। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये नावल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा बस नहीं चल रहा कि इसको मैं एक ही शिफ्टिंग में ख़त्म कर दूं, और इसीलिए मैं आप लोगों को लंबी लंबी अपनी तरफ से एपिसोड्स दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एक ही वक्त में अच्छा खासा मटेरियल या मिल जाए तो आप लोग खुश हो जाएं। लेकिन आप लोग खुश नहीं होते, मुझे पता है। खुश होना इज़ नॉट ईजी वे। आप लोगों के लिए तो खुश होना बहुत ही कोई अजीब चीज़ है। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, जैसे वो उसकी आंखों की तारीफ़ करती है, जैसे वो उसको चिढ़ाती है, जैसे वो उसका ख्याल रखता है और कभी भी नहीं मानता कि वो प्यारी है। और उसको वो कुछ फील भी कर रहा है लेकिन वो मान नहीं रहा। सो क्यूट यार। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। तो मुझे तो ये नावल पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और फिर जो इसका फ्रेंड है, क्या नाम है उसका, अरमान, और उसकी फ्रेंड सायरा, सो क्यूट। इन दोनों का कपल अब बनेगा और इनका भी कपल। लेकिन बहुत मज़े का यार, बहुत बहुत सेंसिबल तरीके से लिखा गया ये नावल। मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा बोरिंग होगा। मैं अज़ाज़िल में कई दफ़ा बोर हो गई थी कि यार क्या राइटर जानबूझकर लटका रही है, लेकिन
ये तो बहुत ही मज़े का है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये थी आज इसकी चौथी एपिसोड और मिलते हैं इसके 5वें एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।